अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद आपको। और नाज़रीन, आज छोटी सी बात करना चाहूँगी और स्टार्टिंग में ज़ाहिर बात अच्छा लगता है कोई आपसे बात की जाए, क्योंकि आप लोग सुनते भी बड़े गौर से हैं और फिर आप कहते भी हैं कि जी आज नाज़िया की बात अच्छी थी, इसको आप फिर आगे भी पहुँचाते हैं। पहुँचाना ज़रूर चाहिए। इंसान का देखिए सबसे अच्छा जो वक्त होता है वो होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सीखें और जब आप पब्लिक में बैठे हों, जब आपकी सहेलियाँ आपके साथ बैठी हों, जब आप किसी अपने नेबर के साथ बात कर रही हैं, तो आपको ख़ुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनसे बात करें तो वो ऑथेंटिक बात लगे। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी ख़वातीन अब डिस्कस कर रही हो तो कहती हैं जी हमने नाज़िया के शो में ये बात सुनी थी, वो भी यही कह रही थी, और फिर आप किसी और शो में भी सुनती हैं तो कहती हैं उन्होंने ये कहा था। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जो होस्ट भी यहाँ पर बैठे हैं ना, कि हम क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या जो बात कर रहे हैं वो सही है या सिर्फ हम ड्रामा बनाने के लिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर, होस्ट के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर उस बात से किसी को नुकसान हो सकता है तो आप ये सोचें कि उस नुकसान के एवज़ उस शख्स को जो इस सीट पर बैठा है उसको कितना बड़ा गुनाह मिलेगा। गुनाह सवाब की बात डेफिनेटली है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर पहलू पर गुनाह सवाब की बात तो है ही है, क्योंकि हम मुसलमानों का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि हमारा जो जीने का जो कहते हैं ना कि ज़रिया, जो जीने की राह जो हमारी है वो यही है कि ये एक राह यहाँ एक एंड में जाके ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर हमें अगली जो दुनिया में जाना है उसके लिए यहीं पर ही तैयारी कर ही जाना है। तो वो जो राह ख़त्म हो रही है उसके बाद क्या होने वाला है। तो जो भी कहीं पर भी है, चाहे वो लिख रहा है इस वक्त, चाहे वो जो है बात कर रहा है, तो चाहे वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है इस तरह से, किसी भी तरह से, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो बाहर ऑफिस में है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो आज हम जिम्मेदारियों पे ही बात करेंगे और हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें हम रूबी बाजी से बात करेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है जिम्मेदारी के बारे में। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है हमारी वो सारी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि हमें हर चीज़ के बारे में बता दिया। कहते हैं ना ये इम्तिहान ऐसा हमारा चला है जिसका पर्चा भी ओपन है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो किताब दी है कुरान शरीफ, उसमें हर चीज़ हमारी मौजूद है। किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमें अपना लाइफस्टाइल रखना है, किस तरह से दुनिया भी पानी है और आखिरत भी पानी है। तो आज जो टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है या नहीं है। तो ज़िम्मेदारियों पर बात करेंगे। बहुत सारी ज़िम्मेदारी एज अ शहरी, एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमें अपनी अपनानी चाहिए। और दीन इस हवाले से क्या कहता है ये भी जानेंगे। हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर मौजूद है रूबी बाजी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, इस्लाम में ज़िम्मेदारी का क्या कॉन्सेप्ट है? पहले तो हम क्योंकि ज़िम्मेदारी की बात करें तो सबसे पहले तो हम इस्लाम के हवाले से जानेंगे। ठीक है जी नाज़िया, जैसे इस्लाम में ज़िम्मेदारी का ये कॉन्सेप्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जा रही है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होगी इस हवाले से। और बहुत क्लियर हदीस है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हर मुसलमान, हर मोमिन, हर शख्स से जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनसे मुतालिक सवाल होगा, और जो उसका रोल है कि वो उसने सही तरह से अदा किया या ना किया उसके ऊपर उससे पूछ होगी, ज़रूर सवाल होगा बिल्कुल। और इसमें सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला मोमिनों को ही एड्रेस करते हैं और फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू हु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो इस आयत से भी हमें पता चल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है अपने हवाले से भी कि हम अपने ईमान की हालत का भी ख्याल रखें कि हमारा ईमान कितना है, हम क्या कर रहे हैं, और अपनी अखलाकी जो हालत है, हमारा कैरेक्टर है वो कैसा जा रहा है, क्या हम उन तमाम कामों से बच रहे हैं जो हमें दुनिया और आखिरत में नुकसान देने वाले हैं। एक तो इस हवाले से भी है, और दूसरा ये है कि अपने ही घर वालों के हवाले से कि जैसे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, शौहर है, बीवी है, तो उन सब की भी हमें फ़िक्र करनी है। सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं करनी, उनकी भी फ़िक्र करनी है कि वो भी एक अच्छे मुसलमान बने, एक अच्छे इंसान बने। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चेक भी रखने की ज़रूरत है। सही है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि
जिम्मेदारी का ये मतलब नहीं है कि कोई अगर सर के ऊपर हमारे सवार है, कोई हमें देख रहा है, हमें चेक रख रहा है, तो हम बहुत अच्छे से काम करें, 100% काम करें। और अगर कोई मौजूद नहीं है और हमें कोई रिवॉर्ड करने वाला नहीं है, हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। तो इस हवाले से जिम्मेदारी का मतलब ये है कि चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, हमें अल्लाह के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। जो हमें दे दी गई ड्यूटी, हमें उसको एज इट इज़ अदा करना है। ठीक है। इसमें भी आप देखें कि अमूमन ये देखा जाता है कि वक्त पे कामों को पूरा करने में टाल मटोल से काम लिया जाता है, झूठ बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, बिल्कुल वक्त को ज़ाया किया जाता है किस कदर, और ये ईमानी कमज़ोरी की भी अलामत है। और उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं वो भी कितने होते हैं। आप देखें ना, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं, सिर्फ जो कमिटमेंट की हुई है उसको हम पूरा नहीं कर रहे। या कभी हम सुनते हैं पुल गिर गया, कभी हम सुनते हैं जहाज़ गिर गया, कभी कुछ हो गया। तो ये सारी वजह किस वजह से होती है कि जब हम अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। अच्छा, इसकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम देखें, एक बात की वजह से कितने झूठ और कितने टाल मटोल किया जाता है, कितना ज़बान से नेगेटिव चीज़ें अदा की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है नुकसानात भी उठाते हैं। अच्छा, इंसान के वो बेसिक जिम्मेदारियाँ कितनी हैं? जी, इंसान की जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं वो नाज़िया दो तरह की हैं। एक अल्लाह ताला के अपने हुकूक हैं और दूसरे बंदों के हुकूक हैं। अब अल्लाह ताला के क्या हुकूक हैं कि जो कलमा पढ़कर हमने अल्लाह से अहद किया कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे रिचुअल्स हैं, नमाज़ों का अदा करना है, हमारी नमाज़ें कैसी हैं, क्या वक्त पे हैं, खुशू खुजू है उसमें। ये तो नहीं कि हम नमाज़ें कज़ा कर रहे हैं और एक खेल बनाया हुआ है हमने नमाज को। तो नमाज़ों की एक तो देखना है, दूसरा फिर हमने ये देखना है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान एक किताब के तौर पर हमारे लिए भेजा, तो क्या हम उसको समझकर अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना रहे हैं कि नहीं, उससे उस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं जो जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया उठाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब आप आगे देखें कि रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर ही आप समझिए कि है एक तरह से, तो अब रमज़ान में फिर रोज़े आ जाते हैं, तो रोज़ों का अदा करना है कि वो हम किस तरह से अदा कर रहे हैं और उसमें उन तमाम चीज़ों से बच रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। फिर ज़कात का अदा करना है। तो ये तो हो गए अल्लाह के हुकूक। दूसरे जो हैं बंदों के हुकूक। बंदों के हुकूक वो हैं कि यानी मसलन जो दूसरे का हक हमारे ऊपर बनता है। मसलन एक औरत का जो है उसके ऊपर उसके शौहर का क्या हक है वो हमें पता होना चाहिए, या शौहर है तो बीवी का क्या हक, उसके क्या उनकी अपनी जिम्मेदारियां अलग अलग क्या जिम्मेदारियां हैं। फिर बच्चों की तरबियत की जो जिम्मेदारी है उसमें क्या क्या कुछ आ जाता है कि हम कैसे बच्चों की तरबियत करें। फिर हमारे नेबर्स होते हैं आसपास, उनकी हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कोई भी जगह है और वहाँ पे जो उसका हेड है उसके नीचे अंडर उसके मातहत जितने लोग आते हैं सबॉर्डिनेट्स, उनके ऊपर जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उनके हवाले से वो पूरी कर रहा है या नहीं। इसी तरह आप देखिए कि एक हुक्मरान है तो उसकी जिम्मेदारी है कि अपने रियाया का ख्याल रखना, तो क्या वो उसको अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला देखेंगे कि कोई शख्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक अदा करता है। अच्छी तरह से अदा कर रहा है तो उसके ऊपर सवाब ही सवाब है, और अगर उसमें कमी बेशी कर रहा है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो इस्लाम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के अंदर पैदा करता है कि इंसान बंदों के सामने तो फिर भी बात करके झूठ बोल के किसी भी तरह से अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं इंसान बच सकता। ठीक है, और फिर एक ज़मीर नाम की चीज़ होती है जो इंसान को पिंच भी करती रहती है और इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा डालती रहती है। तो इस्लाम जो है ये कहता है कि इस इंसान अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बैरूनी दबाव की वजह से अदा ना करे बल्कि अंदरूनी दबाव की वजह से अदा करे। ठीक है। और फिर इसमें हमें मिसाल भी मिलती है, बेशुमार मिसालें हैं असलाफ़ की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या हमारे सामने है कि एक मरतबा अहनफ बिन कैस जो थे वो एक डेलीगेशन के साथ आए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए। तो देखा कि वो बैतुल माल के ऊँटों की मालिश कर रहे हैं। तो कहने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, यानी आपका ये कहाँ मर्तबा, आप किसी ग़ुलाम को कह देते और वो ये काम कर लेता। अब आप सोचें कि हज़रत उमर उस वक्त हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। आप यूँ समझिए जैसे आज के दौर में कोई प्रेसिडेंट होता है या इस हवाले से, और इतनी बड़ी एम्पायर है और ख़ुद क्या कर रहे हैं, कितनी अपनी निगरानी में। तो वो कहते हैं कि
वो कहते हैं कि क्या मैं गुलाम नहीं हूँ, मुझसे बढ़कर गुलाम और कौन हो सकता है, और जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे को पूरा करना है। वो कहते हैं ना कि जैसे एक वो भी आती है कि एक हाकिम जो है, हुक्मरान जो है, वो रियाया का खादिम होता है, वो एक आती है ना मिसाल इसी तरह की। तो इस तरह से आप उनको देखें कि इतनी बड़ी स्टेट के मालिक हैं और फिर भी वो खुद ये काम कर रहे हैं, इतनी आजिज़ी पाई जाती है। तो ये चीज़ इस्लाम इंसान के अंदर डालता है कि जब कोई अथॉरिटी मिले किसी भी तरह की, तो इंसान के अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आए, और दूसरे जिस चीज़ की जिम्मेदारी डाली जा रही है उसको पूरा करना। और लोग तो पहले ज़माने में जिम्मेदारी लेने से घबराते थे कि नहीं, इसकी पूछ बहुत है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, चाहे हम किसी भी लेवल के ऊपर हों। तो आप देखें कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जी ये तो हमारी जिम्मेदारी इस तरह आ जाती है ना कि एज अ जिम्मेदारी हम बहुत सारे, अगर ब्रॉड वे में देखें तो शहर के अंदर रहते हुए बहुत ही शहरी जिम्मेदारी भी होती है, जिस तरह राह में चलते हुए हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ, ये सब भूल जाते हैं लोग। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए, उस पर भी हमारी जिम्मेदारी है। आप जो है कहीं पर भी आप कहीं जा रहे हैं एज अ आप मतलब एक ग्रो में जा रहे तो भी एक जिम्मेदारी है। तो बहुत सी जिम्मेदारियां शहरी, जैसे कहते हैं ना शहरी जिम्मेदारियां या कंट्री वाइड रहते हुए जिम्मेदारियां, ये भी हैं। इसके हवाले से भी कुछ बताएं। जी, बहुत अच्छी बात आपने की। इसमें नाज़िया आप देखें कि जो हमारी सिविक ड्यूटीज़ हैं, जो एक शहरी होने के नाते से हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कानून का पूरा करना है, तो वो हमारी जिम्मेदारियां। अब कानून में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपने जैसे अभी मेंशन किया कि ट्रैफिक के रूल्स के जो उनको अबाइड करना, वो हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम उसकी मुखालफत करते हैं तो हमारी पकड़ भी होती है। बाज़ वक़्त लोग समझते हैं कि ये तो दुनिया का काम है, क्या हो गया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, और उलुल अम्र की, जो तुम्हारे ऊपर निगरान हैं, उनकी अताअत करो। अब इसमें अगर एक शख्स एज ए ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है तो उसकी बात मानना भी हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है। या अगर एक सिग्नल है, रेड लाइट है, तो उसको भी हमें फॉलो करना जो है ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। अब आप देखिए कि बाहर के ममालिक में अगर आप जाएं तो इतना सिस्टमेटिकली उनकी ट्रैफिक जा रही होती है। इसकी वजह यह कि हर शख्स के अंदर ये शऊर होता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी ट्रैफिक के हवाले से पूरी करनी है। अच्छा, यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि कानून नहीं है, बहुत ज़्यादा से जो है अपनाया जाता है कानून को, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी अगर नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसको अपनी जिम्मेदारी तो इंसान का उसकी भी मतलब पकड़ होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं भी है तो हमें तो पता है ना कि ये एक हमारे रूल्स तो दे दिए गए हैं, अब उनको फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अखलाकी जिम्मेदारी के बारे में कुछ बताएं। जी, अखलाकी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बहुत सारी हैं हमारी, जिनको पूरा करना हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। उसमें मसलन आप देखिए कि आप कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं, जो आपकी वर्क प्लेस है, जो आपकी जॉब की जगह है, तो वहाँ पे आपको घंटे भी पूरे करने हैं और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। इसमें भी बहुत दफ़ा देखा जाता है कि लोग जो हैं वो या तो घंटे नहीं पूरे करते, जो आवर्स उनके कमिटेड आवर्स होते हैं उससे पहले ही निकल जाते हैं, या फिर ये होता है कि अपने आवर्स तो पूरे कर रहे हैं लेकिन उसके बीच में अपने पर्सनल काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट चीज़ आ जाती है। इसी तरह फिर ये भी देखा जाता है कि आप देखें कि ऑफिसेज में लोग बैठे हुए हैं और जो टाइम का लोग कितने परेशान हैं और आपस में गपशप लग रही है और चाय पी जा रही है, ये सारी, तो ये एक हमारा आप यूँ समझिए कि नेशन वाइड एक ट्रेंड बन गया है। चाहे हम यहाँ हों चाहे हम बाहर हों, हम बहुत क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है काम करने का, बहुत ही रिलैक्स्ड और अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से। तो ये चीज़ भी इसमें आ जाती है कि अपनी ड्यूटी को पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी प्रॉपरली। और फिर हम देखें कि अगर इंसान कोई उसको पूरा करता है तो उसके ऊपर अजर और सवाब भी बहुत ज़्यादा है। एक हदीस में आता है कि अमानतदार खजानची वो है कि जिसको जिस बात का हुक्म दिया जाए वो उसको खुश दिली से अदा करे, तो वो 2 सदका करने वालों में से एक है। मसलन एक देखें कि एक शख्स है, वो कहीं कैशियर है या अकाउंटेंट का काम करता है, अब वो अपनी जॉब कर रहा है लेकिन वो अपनी ड्यूटी जो है वो 100% अदा कर रहा है।
तो उस ड्यूटी करने पर भी उसको हर रोज़ सदका देने का सवाब मिलेगा, यानी इतना ज़्यादा अजर है। तो इसी तरह लेकिन अगर कोई आर्स पूरे नहीं करता, ड्यूटी सही नहीं करता, तो उसके ऊपर पूछ भी बहुत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों से बिल्कुल उनको पसंद नहीं करता। इसमें फिर एक चीज़ और भी आ जाती है, पैसे का इधर उधर करना, वो हेर फेर जो होता है वो भी इसी में आ जाता है, ख़यानत करने में ही। कि आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं मसलन कहीं एक बिज़नेस शुरू किया, 2 पार्टनर्स हैं, सही है। अब एक मौजूद नहीं है, दूसरा वो बिज़नेस चला रहा है। अब वो क्या करता है, चलाने वाला उसके पैसे में से अपनी तरफ कुछ पैसे ले लेता है, मार लेता है। मतलब ये कि उसका जो प्रॉफिट है वो भी नहीं देगा, बिल्कुल, या देगा तो कम मिकदार में देगा। हाँ। बिल्कुल, तो उसके ऊपर भी बहुत पकड़ है, यानी ऐसा करना जो है वो अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। और ऐसे में काम की बरकत, ये अखलाक की जिम्मेदारी हो जाती है। और इसमें देखें कि एक हदीस में आता है कि अगर 2 लोग मिलके काम जब तक करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंसेर हैं, तो अल्लाह ताला की मदद का हाथ रहता है। और जैसे ही कोई उनमें से एक खयानत करता है तो वो अल्लाह की मदद उठ जाती है, उसमें काम में से बरकत चली जाती है। सही है, ठीक इसी तरह आप देखें कि जैसे इदारे हैं, उसमें भी गबन करना, पैसों का इधर उधर कर देना, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। कह देते हैं कि हमारा इतना अमाउंट है और कहीं खर्च नहीं होता, और वो जो है अपनी जेब में चला जाता। अक्सर औकात जो मतलब वो पैसा जो लगा नहीं होता उसको अकाउंट्स पे शो कर देते हैं। जी बिल्कुल, और वो अपने इधर उधर चला जाता है, अपने पास चला जाता है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि क़यामत के दिन एक हदीस में हमें मफ़हूम में पता चलता है कि जिस चीज़ की इंसान ने ख़यानत की होगी वो क़यामत के दिन उसको उठाए हुए आएगा। हदीस के अल्फाज हैं कि अगर ऊँट होगा तो वो कंधे पर सवार होगा और वो आवाज़ें निकाल रहा होगा और उसको टॉर्चर दे रहा होगा। इसी तरह आप देखिए, अगर किसी ने कोई पैसा इसी तरह मार लिया है तो वो पैसा उसके ऊपर लदा हुआ होगा, और क़यामत का दिन कोई छोटा दिन नहीं है, 50,000 साल के बराबर है। तो उसमें वो किस तरह वो पैसा उसको हॉन्ट भी करेगा, वो पैसा उसको अजियत भी देगा, टॉर्चर भी करेगा। तो आज थोड़ी छोटी सी ज़िंदगी के लिए हम अपनी अमानतें सही तरह से अदा नहीं करते और किस तरह उसमें ख़यानत करते हैं। बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि हॉस्पिटल से लोग दवाएं लेके आते हैं, बाहर बेच देते हैं, कॉटन के बंडल्स होते हैं वो बेच दिए जाते हैं, या ऑफिस से पेन ले आया, पेपर ले आया, छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम कुछ समझते ही नहीं हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मरतबा एक शख्स था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा तैयार किया करता था सफ़र के लिए। तो वो उसको तीर लगा, शायद एक जंग में था या क्या था, तो वो मर गया। तो लोगों ने कहा कि वाह भाई ये तो जन्नती है। तो आपने फरमाया हरगिज़ नहीं, वो एक चादर जो इसने माले गनीमत में से चुराई थी वो आग की छतरी बन के उसके ऊपर छाई हुई है। ये सुनकर लोग कोई एक तस्मा, कोई 2 तस्मे, यानी छोटी छोटी मामूली चीज़ लेकर आ गए, भी वापस कर दी, उसको भी वापस। अगर ऐसा कुछ हो गया है गलती से, उस वक्त पता नहीं था और अब एहसास हुआ है, तो ऐसी सूरत में जितनी अमाउंट निकाली थी उतनी अमाउंट इंसान उस जगह पर वापस कर दे। तो फिर ये कि वो कफारा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब फिर ये है उसको वो उसमें गुनाह में नहीं आएगा। मतलब गलती अगर हो गई एक दफ़ा और आज जो लोग सुन रहे हैं और फिर भी गलती दोबारा करेंगे तो इसका मतलब वो फिर गुनाह में शामिल होता जाएगा अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो। अच्छा, अब हम बात इसमें थोड़ा सा मजीद कुछ और भी, ये तो हमने माली जिम्मेदारियों के हवाले से बात की थी। फिर इसी तरह अखलाकी एतबार से भी हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। मसलन अगर एक टीचर है कोई किसी भी स्कूल में, उसके पास 20 बच्चे हैं और वो उनको अच्छी तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, प्रॉपरली उनको गाइड नहीं करता, या वक्त पे आता नहीं है, छुट्टियां कर लेता है, या लेसन प्लान आउट करके नहीं रखता, या उनके जो अखलाकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग वाली जिम्मेदारियां हैं वो नहीं अदा करता, तो उसके ऊपर भी पकड़ होती है। अच्छा जी, देखिए ना, एक उस्ताद जो है वो मुरब्बी है, उसका काम सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, उसमें एक अफराद को तैयार करना है उसका काम, जिसमें उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि वो उन बच्चों को कितना बेहतरीन इंसान बनाता है, उनको गलत और सही के बारे में बताता है, और उनके जो फ्लॉज़ हैं, जो उनकी खामियां हैं, उनको वो दूर करता है। तो ये बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो इस हवाले से भी, तो अगर वो पूरी कर रहा है तो उसके ऊपर अजर है, और अगर वो नहीं पूरी कर रहा तो उसके ऊपर, यहाँ पर मतलब ये भी आ जाता है कि
उनको अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी इस तरह से निभानी हैं जी। अच्छा, अब अखलाकी जिम्मेदारियों में माल की आ गई जी, और फैमिली की भी जिम्मेदारियां इसमें आ जाती हैं जी, कि जो फैमिली की जिम्मेदारी है वो भी निभानी है। बिल्कुल। और इंसान जहाँ काम कर रहा होता है बाहर जाकर, मतलब अपने अखलाक को भी अच्छा रखना, बेहतर रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारियों में से ही है। अच्छा, अगर जो लोग जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो क्या वो खयानत कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जो लोग अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से अदा नहीं करते वो बेसिकली ख़यानत ही में आ जाता है, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि कोई शख्स, अगर कोई भी शख्स मुसलमानों के इज्तिमाई काम का निगरान बनाया गया, यानी वो उनका हुक्मरान है या किसी भी इदारे में कोई हेड ऑफ किसी इदारे का हेड है और वो उनकी जिम्मेदारियों में उसने अपने आप को उस तरह ना थकाया कि जैसे वो अपने काम में खुद को थकाता है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला जन्नत हराम कर देते हैं। यानी बहुत वाज़ेह हदीस, बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर लोग याद ही नहीं रखते कि जन्नत या दोज़ख भी है। बिल्कुल, वो हम इतनी दुनिया वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है उसके लिए मैं दुनिया की ज़िंदगी तंग कर देता हूँ। और तंगी से मुराद एक ये भी है कि इंसान को ये एहसास ही ना रहे, एक तो पीस ऑफ माइंड ना हो और दूसरा एहसास ही ना हो कि वापस भी पलट के जाना है। मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि जो लोग अंधेरों में हैं तो वो अल्लाह की राह से दूर चलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब नमाज, रोज़ा और जो बेसिक चीज़ें उनको भी फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि नमाज भी इंसान को रिमाइंडर देती है दिन में 5 मरतबा के अल्लाह ताला के, जैसे आज मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ इसी तरह क़यामत के दिन में मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ये रिमाइंडर देती है। फिर अल्लाह का जिक्र है, कुरान है, ये सारी चीज़ें इंसान को पीस ऑफ माइंड भी देखती हैं और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखती हैं अल्लाह के साथ भी और आखिरत के साथ भी। लेकिन जब ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से निकल जाती हैं तो इंसान बिल्कुल दुनिया में डूब जाता है। फिर इवन उसको बाज़ औक़ात रिमाइंडर्स भी जो आते हैं ना वो भी उसको पता नहीं चलते। यानी आप कोई जा रहा है, अब आप देखें कितना बड़ा अभी हादसा हुआ, क्रैश हुआ प्लेन का जो अभी कुछ पहले हुआ था। इसी तरह सियाचिन में कितने लोग जो हैं वो दब के उनका कुछ पता नहीं चल रहा। इसी तरह आप देखिए कि जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये कितनी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम फिर हादसों से ही तशबीह देते हैं, उनको भी हम उसी से रिलेट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस तरह वो अपने कामों में मगन थे, होते होते एकदम से वो चले गए, तो इसी तरह हमारा भी वक्त किसी वक्त आ सकता है, हमें भी उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो हम ये भूल जाते हैं बेसिकली। चलिए सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन को ज़रूर पता चला होगा आज के हम जो बात कर रहे हैं, बेसिक हमारी बात जो चल रही है वो जिम्मेदारियों पर ही चल रही थी कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। सिर्फ इंसान यही सोच ले खाली कि उसको एक दिन मरना है और मरने के बाद उससे पूछ तो होगी ही होगी, बस इस चीज़ को याद कर लें तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को इंसान पूरा करने लग जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रूबी बाजी। इसके साथ ही अब अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर नुमान से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम स्पेशली बात करेंगे डायरिया के हिसाब से। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरिया की वजह से इस दुनिया में नहीं रहते, और क्योंकि ये बात है कि बहुत ज़्यादा क्योर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और छोटे बच्चों का स्पेशली इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर नुमान हमारे साथ हैं, उनसे हम पहले मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से? बहुत ही जो है सेंसिटिव बात है, लोग ये समझते हैं कि डायरिया हो गया कोई बात नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं, इवन मैंने कुछ बड़े लोगों का भी सुना है कि ऑन टाइम इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर ये जो बीमारी होती है डायरिया, ये अंडर द एज ऑफ 1 ईयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये समर सीज़न और रेनी सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है हमारे इलाके में, हमारे मुल्क के इस खत्ते में। और इसमें यह होता है कि आप हिसाब लगा लीजिए कि 2.5 मिलियन बच्चे जो हैं लेस दैन 5 ईयर्स ओल्ड, वो जो हैं मौत का शिकार हो जाते हैं सिंपल डायरिया की वजह से। ओह माय गॉड। और इसमें 60% बच्चे जो होते हैं डायरिया के बाद मुख्तलिफ माल न्यूट्रिशन बीमारियों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर काउंट करते हैं बच्चों के अंदर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात की जाती है कि जब वो पैदा हुए तो उनको माँ का दूध मिला। जो प्रिवेंट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जो वो बच्चे जिनको माँ का दूध मिल रहा होता है वो काफ़ी हद तक बचे हुए होते हैं माँओं को। और दूसरा ये होता है कि माँओं को हम एडवाइस ही करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
अगर बचाना चाहें हैंड वॉशिंग सबसे इम्पोर्टेंट, नाखून को छोटे रखना, बच्चों के, माओ के भी, अच्छा माओ के भी सही। ये जो नवज़ादा बच्चे होते हैं, ये बच्चे फीड कर रहे होते हैं, उस दौरान जो होते हैं आपको सफाई बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हैंड वॉशिंग ऐसा रखें, ऐसे बहुत सारे अब आप देखें बच्चे पैदा होते हैं और फीड करते वक्त जो है कभी कभार नाखून बड़े हों तो उसके नीचे बहुत सारे जर्म्स कल्टीवेट हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता, ज़बरदस्त नेल पॉलिशेस लगी हुई होती हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, नेल पॉलिश के अंदर भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जमा हो जाता है कि कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं कि नेल पेंट्स लगे हुए हों? बिल्कुल आ सकते हैं, और ये एक बल्कि हम लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। नेल्स जो होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं बैक्टीरिया, के नीचे नेल बेड होता है, उसके नीचे बहुत सारे जरासीम हो रहे होते हैं, खासतौर पर नर्सिंग मॉम जो कर रही होती हैं तो गुड चांस कि वो हैंड ट्रांसफ़र होकर बैक्टीरिया वहाँ लग सकते हैं। ओके, बच्चे बहुत सेंसिटिव। जी हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ है वो है बॉटल फीडिंग। समर्स के अंदर जो उसकी निपल होती हैं, आप जितना भी उसे सैनिटाइज कर लीजिए, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो उसके साथ वो चीज़ें प्रमोट करती हैं डायरिया की तरफ। दूसरा ये होता है कि बच्चों को माएँ क्या करती हैं कि फीड करा के छोड़ देती हैं, दूध रखा बच गया, फिर उन्हें ढप दिया, पता नज़र न लगने वाला जो कुछ पहना देते हैं, उसको आई कॉल इट सॉक्स पहना देते हैं ताकि वो देखे नहीं, तो वो क्या होता है वो कपड़ा लग के वो कपड़ा अंदर लगा हुआ होता है, लिटरली बैक्टीरिया गोज इन और उसकी वजह से डायरिया जा सकता है प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जैसा डायरिया की आपने बात की, तो ये सिर्फ क्या स्वॉलो करने ही से ही पेट पे जाता है या फिर ये कि कहीं जिस्म में भी लग जाए तो वो क्या पोर्स के ज़रिए भी कोई प्रॉब्लम? नहीं, डायरिया जो है वो जैसे हम कहते हैं दस्तों की बीमारी उर्दू के अंदर, और ये डेफिनेटली एक होता ही है जब कंटेमिनेशन आ जाए, खाने के अंदर कंटेमिनेशन आ जाए, पानी के अंदर कंटेमिनेशन आ जाए, एनी सोर्स जो कि पेट में जा रहा हो। अच्छा, जैसा बच्चे जो है वो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और वो ही ज़मीन पे हाथ रखते हैं, वही फिर मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर माएँ ये कहती हैं कि दांत निकलते वक्त ख़राब होते हैं, उनके आँखों के अंदर ये होते हैं, बच्चे बहुत सारी चीज़ें लेके मुंह में जा रही होती है, दैट मे कंट्रीब्यूट टू इट, लेकिन वो डायरिया भी कर सकते हैं, लेकिन इतना प्रोमिनेंट रीज़न नहीं है। अच्छा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आर अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड बॉटल फीडिंग इन अनहाइजीनिक कंडीशंस क्या होंगी? अनहाइजीनिक कंडीशंस ये होती हैं कि जनाब दूध बनाया, छोड़ दिया, रेफ्रिजरेट कर दिया या बाहर रख दिया, फिर दोबारा पिला लिया, ठीक है, फ्रेश मिल्क नहीं हुआ, पानी लिया, पानी गैर उबला हुआ पानी था। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रिवेंशन की जो है ना वो माँ का दूध है। अच्छा। अगर माँ का दूध पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डायरिया बचा रहता है, उसके बाद भी अगर डायरिया हो जाता है तो वो भी काफ़ी हद तक कल्टिवेट वो कवर कर जाता है माँ के दूध से। तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, डायरिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप सबसे पहले अपना फीड या पानी पिलाना शुरू करें और पहली फुर्सत के अंदर डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप उसको एग्जामिन कर लें और वो देखें कि बैक्टीरिया जो डायरिया जो होता है वो काफ़ी किस्म का भी होता है। नए बच्चों के अंदर ये जो वो बच्चे जो कि 2 साल से नीचे, उसमें वायरसेस का असर बहुत ज़्यादा होता है, रोटा वायरस होता है, लेकिन बैक्टीरिया भी हैं जिसके अंदर ई कोलाई वगैरह आ जाते हैं, वो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब मालूम होते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिपोर्ट ऑफ द स्टूल की रिपोर्ट। ठीक है। तो उस वक्त तक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं तो नमकियात का ORS के पैकेट हर जगह तैयार बन जाते हैं, उसको बनाने का तरीका ही बहुत ज़रूरी होता है, समझना आसान तरीका है। 4 गिलास पानी के अंदर 1 पैकेट डाल दीजिए और हर 5 मिनट हर एक चम्मच हर 5 मिनट डालते जाइए। सही, ठीक। अगर माँ का दूध पी रहे हैं तो जैसे मैंने बताया था वैसे, और नहीं पी रहे हैं तो फीडर को भी आप साफ़ करके वो पिलाइए, कोशिश ये करें चमचा या सिपर से दिया जाए। अच्छा, और डॉक्टर से पहली फुर्सत में मिला जाए। ठीक है। अगर आप सिंपल मेजर्स आप ले लेंगे तो ये ज़िंदगी और मौत के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अवेयरनेस में ये भी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें पानी को उबालना, अब मैंने बताया सफाई का रखना, क्योंकि सफाई तो निफ्स ईमान है। बिल्कुल। अच्छा, सफाई और पानी के बॉयल के साथ एक चीज़ और बताएं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी साफ नहीं आ रहा होता, उसके लिए क्या किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात है पानी को बॉयल करना। अच्छा, जैसे जहाँ पे मट्टी वाला पानी उधर क्या किया जाए? उसको भी साफ छानने के बाद फिल्टर जो लोकल फिल्टर करते हैं, पहले आप फिल्टर करें फिर आप बॉयल करें। बहुत से हमारे शहर में भी लोग कहते हैं जनाब हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, बॉयल करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, फिल्टर के बाद भी बॉयल करें? एक्चुअली आप 2 चीज़ देखिएगा, एक तो वहाँ फिल्टर रिप्लेस नहीं होते, फिल्टर का रंग बदल जाता है अक्सर घरों के। दूसरा, जो फिल्टर का जो पोर साइज़ है और वायरसेस उसमें से जा सकते हैं। अच्छा। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको भी बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिल्टर के बाद भी बॉईल करें। और अगर खाली बॉईल कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है क्या? बेहतर है, 10 मिनट तक पहला जोश दे दीजिए, फिर ठंडा कीजिए और पीजिए, कोई मसला नहीं, कोई इसमें मसला नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हाइजीन का ख्याल रखना। सबसे पहले तो ये आ रहा है कि अपनी सफाई का ख्याल रखना है, माँ को अपनी सफाई का ख्याल रखना है। अच्छा, घर पे भी सफाई हो तो और अच्छा है। और तीसरी चीज़ ये आ रही है कि जो है पानी का, जो बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो पानी के ज़रिए आती है।
अच्छा, अगर जिस तरह हमने बताया कि पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जिस तरह को डायरिया हुआ हुआ ऑलरेडी, कुछ जो है ऐसे नमकियात वाले जो मशरूब है वो पिलाए जाते हैं ताकि जो है बैलेंस हो जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर तबीयत ख़राब हो तो क्या ड्रिप के ज़रिए भी इसको ठीक किया जा सकता है? वही मैंने बताया, जो स्टेज 3 स्टेज 2 होती है, हाँ, लाइक आई ऑलवेज सेड कि आपको डॉक्टर को दिखाना है पहली फुर्सत के अंदर। अच्छा, सही है। रीज़न बीइंग इज़ कि बच्चों के अंदर पानी की मिकदार बहुत कम होती है बड़ों के मुकाबले में। इनके लिए 2 बड़े डायरिया कॉलरा के अंदर बहुत बड़े बड़े पानी वाले स्टूल होते हैं तो बच्चा हाथों में आ जाता है। 5 साल से नीचे बच्चे जो है फंस जाते हैं। इससे बेहतर है कि पहली फुर्सत में आप दिखाइए, अपनी तरफ से इलाज नहीं कीजिए, कोई दस्त रोकने की दवा ना दीजिए, उल्टी रोकने की दवा ना दीजिए, ये मर्ज को बढ़ा देंगे। ओके। क्योंकि देखें जिस्म का दिफाई निज़ाम है, उल्टी अगर कोई चीज़ टॉक्सिन्स आपके पेट में आ गए तो उल्टी के जरिए बाहर निकल जाएंगे, और टॉक्सिन्स अगर आपके लोअर अगर खाने के मैदे में नहीं चले गए तो दस्तों के जरिए धुल जाएंगे। नमकियात भी पानी, हम पानी जो पी रहा है बच्चा वो धुल रही है, पानी का काम सफाई है, हमारे मज़हब में हर चीज़ सफाई पे जोर दिया, पानी का काम भी सफाई है। उसने अंदर नमकियात ऐड कर दिए ताकि उसमें ताकत रहे कि वो जरासीम से फाइट कर सके। अच्छा। और वो चीज़ से निकल जाए, क्योंकि वायरसेस होते हैं तो जब तक वो निकल नहीं जाएंगे, अपने मियाद पूरे नहीं करेंगे, वो वहाँ पे अपना काम करते रहेंगे, डैमेज करते रहेंगे। लेकिन सही डैमेज होता है कि जब आप जो होते हैं उसके बाद कवर कर लें। सिंपल ORS का पानी, नमकियात का पानी, निमकोल का पानी, या अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक, ये पिलाते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे यहाँ माशरे में, क्योंकि हम अब देखेंगे हमारे कराची के अंदर और दूसरे इलाकों में भी पानी की लाइनें और सीवरेज की लाइनें बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती हैं, और काफ़ी पानी के अंदर कभी सुनते हैं कि गटर की लाइन मिक्स हो गई, और या पानी जो आया वो काफ़ी कंटेमिनेटेड आया जिसमें स्मेल आ रही हो इसमें सीवेज वाटर की, दैट इज़ अ प्राइम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, तो पानी को बॉयल तो करना ही करना है, फिल्ट्रेशन किसी भी हालत में, ठीक है, मतलब किसी भी हालत में पानी को तो हर हालत में बॉईल करना ही करना है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाथ धोना और बॉईल करना, काफ़ी हद तक चीज़ें बीमारी काफ़ी कम कर देती है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, दूध, जो खुला दूध होता है, लाइक 1 साल से उम्र के बच्चे जो बड़े होते हैं वो ज़्यादातर जो खुला दूध पीने लगते हैं, उसके लिए फिर क्या किया जाए? देखें, दूध खुला हो या वो हो, उसको बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। इवन टेट्रा पैक वाला भी? टेट्रा पैक को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, टेट्रा पैक के अंदर काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि हम 1 साल के ऊपर जो दूध पी रहे होते हैं नॉर्मल से बॉईल कर लिया जाए, खुले दूध को बॉईल के बगैर समय सकते हैं और टेट्रा पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं आती है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों की थोड़ी सी सेहत की भी बात करते हैं कि अगर उन जैसे बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं और माएँ पीछे पीछे भाग रही होती हैं उनके, खा लो बेटा खा लो, थोड़ा खाना खा लो, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों को खिलानी चाहिए जिससे ये कि उनमें ताकत भी रहे और हेल्दी रहें बेसिकली बच्चे? पहले डिफाइन करें हेल्दी फूड है क्या हमारे माशरे में, तो ये पहले आप बताएं हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड वो नहीं है, आपकी चिप्स नहीं है, आपके टमाटो केचप्स नहीं है, आपकी स्वीट्स नहीं है, आपकी चॉकलेट्स नहीं है। अगर आप बच्चे को पहले वो चीज़ें जिसके अंदर शुगर जल्दी बन जाती है या चीनी होती है वो बन जाएगी तो भूख बच्चे की ख़त्म हो जाती है, ठीक, तो वो फिर खाना नहीं खाते, फिर अम्माएँ घूमती रहती हैं। दूसरी बात, बच्चों का जो खाने का तरीका है, अगर आप 2 साल से 3 साल के बच्चों की कुल खुराक 3 से 5 चमचे हैं हर 2-2.5 घंटे के बाद, अम्माएँ जो है इतने बड़े बाउल लेके बैठ जाती हैं और वो ठोसना शुरू कर देती हैं, तो वो वॉमिटिंग भी करती हैं। एक तो ये है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बच्चों को आपने कुछ भी खिला दिया तो उनकी भूख मर गई। ऐसे मिसाल से अफ्तारी पे आपने लड्डू अपने पकोड़े और जलेबियाँ वो खा ली, तो खाने को आप ऑब्वियसली खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन अगर आप वही खाने को रिप्लेस कर दें अफ्तारी के वक्त तो लोग सारे उम्र खाना खा लेते हैं। तो जब भूखा होगा तो बच्चा खाना खाएगा। ठोस ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो चावल है, दाल है, जो आपके घर में चूल्हे पे पकते हैं, कीमा, कलेजी, गोश्त चीज़ें, इसमें ऑयल डाल दीजिए। ऑयल an ounce ऑफ ऑयल में ज़्यादा कैलोरीज है कम्पेयर टू मिल्क। अच्छा, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ज़्यादा, उनको दही ज़रूर दिखाइए, दही ज़रूर खिलाइए, चटाइए। दही से ये होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक, दूसरा टाइफाइड के जरासीम भी काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं 2 साल के नीचे, और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बीमारी को प्रमोट कर, बीमारी को दूर रखते हैं और हमें सेहतमंद बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि लाहौर में यूजुअली जो है या पंजाब के एरियाज़ में कच्ची लस्सी का बहुत ज़्यादा रिवाज है, और वहाँ पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पी जाती है। एक तो वो ठंडक पी रही है, दूसरा आपने कहा कि बैक्टीरिया को भी लैक्टोबैसिलस होते हैं। लैक्टोबैसिलस होते हैं वो हमारी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं, और इंसिडेंस ऑफ डायरिया या इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे खाने की नाली में हो जाते हैं बहुत सारे, उनको कवर करते हैं, उनको ये कवर करते हैं। ओके, तो इसका मतलब बच्चों को जो खाना खिलाएं। अच्छा, आपने कहा कि दूध के बनिस्बत जो है मतलब दूध तो पिलाते ही रहें, लेकिन उसके साथ साथ हेल्दी जो खाना है वो कलेजी या चावल, दाल, राइस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रोटी।
अच्छा, क्यों? 2 साल के नीचे। अच्छा। क्योंकि कभी कभार कुछ बच्चों के अंदर जो है गंदम की एलर्जीज भी डेवलप की गई हैं, तो 1 साल हो जाता है, 1 साल के बाद हम गंदम को एडवाइस करते हैं कि दें कि कभी कभार ग्लूटेन डिजीज़ आती है, वो आ जाती है। अच्छा। हम नहीं चाहते हैं चावल में ज़्यादा ताकत है बनस्बत चपाती के। अच्छा, ये बात होती है। जी हाँ, और बच्चे चूँकि खाते थोड़ा थोड़ा ही हैं, तो 2-4 निवालों में हमें पूरी, आप समझ लें बच्चों को समंदर कूजे में बंद करने वाली बात है। अच्छा, कि सारी कैलोरीज को, हाँ। नहीं इतनी ताकत नहीं होती, हाँ। वो बच्चे आराम से खा लेते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी, और फ्रिक्वेंटली वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और वो दोबारा खाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं एक बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो है 3 से 4 चमचे खाने, ठीक है। उसमें अगर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिला देंगी, जो कि चीज़ें आ जाती हैं, तो ये बच्चे कवर कर लेते हैं। अच्छा। और ये सब चीज़ें हमारे घर के पकवान में होती हैं। ओके, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बिल्कुल कुछ बाहर का ना खिलाएं, लेकिन ये कि देयर आर गुड डेज जिसमें आप रख सकते हैं ताकि बच्चों को नॉर्मल रखा जाए, एक्सट्रीम बेहतर हो जाए उनके लिए। अच्छा जी, सही। यहीं पर ही हम ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे डॉक्टर नुमान से। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हम जान रहे हैं डॉक्टर नुमान से कि बच्चों में जो डायरिया फैलता है वो क्यों फैलता है। उन्होंने गंदे पानी की बात की कि गंदा पानी इस्तेमाल जो होता है उसकी वजह से ज़्यादातर डायरिया फैल जाता है। अब पानी का इशू बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग बॉयल करे बगैर पानी पी लेते हैं। बच्चों को शुरू से आदत नहीं दिलाते कि हर जगह से पानी ना पिएं। बच्चे जहाँ पर भी मिलता है नलके से पानी निकाल कर पी लेते हैं। अब ये कि जो मैं बड़े बच्चों की बात करूँ, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ये क्रूशल टाइम होता है कि उनको किस तरह से खाना वगैरह खिलाया जाए, कि उनको दूध किस तरह से पिलाया जाए और पानी को कैसे बॉयल करके वो इस्तेमाल करवाया जाए। गंदे पानी से, मतलब बग़ैर उबले हुए पानी से कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं? बहुत सारी बीमारियाँ हमारे हैं, जिसके अंदर टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, इसके अंदर शगेरा इन्फेक्शन आ जाते हैं, ई कोलाई जिसे कहते हैं, बैक्टीरियल वो इन्फेक्शन आ जाते हैं, और इसके अंदर वायरसेस भी आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। गर्मियों में हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि जैसे आजकल जो है वो जॉन्डिस का एपिडेमिक आ गया है और उसमें टाइफॉइड का आउटब्रेक हो गया, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, हर साल ये चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर आप बॉयल किया जाए। एक दूसरा ये, इनकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हो गई हैं, जो कि 2 साल या 1 साल से ऊपर बच्चों को लग सकती है। लेकिन ये बीमारियाँ फिर भी कंट्रोल की जा सकती हैं अगर आप पानी को अच्छी तरह बॉयल कर लें और पानी को देख लें कि वो साफ़ है या नहीं। कंटेमिनेशन भी बहुत हमारे यहाँ बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं, और बच्चों को आदत डाली जाए कि वो हर जगह से पानी ना पिएं, बॉइल्ड वाटर उनको दिया जाए। वो बच्चे जो कि एक्सेस इनका नहीं है, स्कूल में अक्सर से फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे बॉइलिंग का कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे स्कूल के अंदर पेरेंट्स अब हम एडवाइस ये करते हैं कि पानी उनको खुद दिया जाए, ताकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर नहीं भी देते। जी हाँ, तो ये एक इशूज़ हैं जो कि अमूमन स्कूल वाले दे टेक सम गुड मेजर्स कि वो पानी की सप्लाई उनके वहाँ सही आए वहाँ पे, पाइप्स वगैरह हैं वो सही हो। बहुत, ये बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों के इन्फेक्शन को रोकना है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोड बीमारियों का वो इन्फेक्शन डिजीज़ पर ही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या बुज़ुर्ग हों। दूसरे एक्सट्रीम बुज़ुर्ग भी हैं, वो भी फंस जाते हैं, उनके भी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी होती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कि जब बात कर रहे हैं हम तो हेपेटाइटिस की बात आती है। हेपेटाइटिस जो होता है वो किन किन वजह से जो है हो सकता है? क्या जर्म्स इसके खाने में भी मौजूद होते हैं या पानी के अलावा मतलब खाने पीने की जो अशिया होते हैं उनमें भी मौजूद होते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस वायरसेस जो होते हैं ये बहुत बड़ा एक फैमिली है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी एंड एफ तक आ गए हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे? तो जी हाँ, ए वायरस और जी वायरस और ई वायरस जो होते हैं, ये वायरस जो होते हैं वाटर बोर्न डिजीज़ के थ्रू कहते हैं। वाटर बोर्न मतलब पानी के थ्रू, या फीकल ओरल रूट हम लोग कहते हैं। दूसरे बी, सी, डी जो होते हैं, वो जो बीमारियाँ वो खून से, जिसम के पानी से एक्सचेंज करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके थ्रू लगती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि हेपेटाइटिस ए, ये चीज़ें ये जो हैं इतनी सीवियरिटी नहीं होती और फेटेलिटी इनमें 1% होती है और ये खुद ब खुद इम्यून हो जाते हैं। लेकिन जॉन्डिस इटसेल्फ कभी कभार जानलेवा भी साबित हो सकता है, ख़ासतौर पे ए और ई। तो पानी को उबालने से, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हमारा मज़हब क्या कहता है? सफाई निस्फ़े ईमान है। तो हम इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बच जाएंगी। अच्छा। बाकी वैक्सीनेशन भी अब आ गई हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन आ गई है। अगर वो लोग प्रॉम्प्टली लगाना शुरू कर दें
काफ़ी हद तक आ जाए, इंक्लूडिंग द टाइफॉइड वैक्सीन, वो भी अब मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये कि अपना जो ख्याल है वो ज़रूर रखें इस हवाले से। देखें, सफाई तो रखनी है, अपनी इम्यूनिटी भी रखनी है और अपने आप को फुली वैक्सीनेटेड रखना चाहिए, क्योंकि आज आने वाला दौर वायरसेस का दौर है। इसमें प्रिवेंशन इज की इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास वैक्सीन तक एक्सेस है तो आप ले लीजिए, वरना तो हम लोग ही काम करिए। हर एक को नहीं होता ये चीज़, लेकिन हो जाती है। अक्सर लोग फंस जाते हैं और 50% लोग या 60% लोग जो है प्रिवेंशन लेते हैं, लेकिन 20-30% को टाइफॉइड आ जाता है। अच्छा, बट अब बच्चों में आप ले लेते हैं तो अब वैक्सीन जो होती है बच्चों को नॉर्मली 2 साल की उम्र पे लगती है, लेकिन टाइफॉइड का लोड जो है ज़्यादातर 2 साल के नीचे तक बच्चों में कॉमन पाया गया। तो हमें ये बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इन चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए कि सफाई और कंटेमिनेशन को रखना, माँ की हाइजीन। जितनी माँ तालीम याफ्ता होगी उतनी बीमारियाँ कम होंगी। अच्छा, इट इज़ वन मोर नेचुरल बात है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पे। अच्छा, टाइम का बड़ा जो है ना वो एक इशू आ गया है कि जो वर्किंग लेडीज़, अगर हम पढ़ी लिखी ख़वातीन की बात करते हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। अब पीछे से बच्चों का ख्याल जो रखती हैं वो मेड्स वगैरह रख रही होती हैं, तो उस पर भी बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना वो बच्चों के लिए बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारी बीमारियाँ, जिसमें स्किन डिजीज़, जिसमें बॉडी लाइस, जिसमें हेल्थ लाइस, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉमन दी गई हैं। और बच्चों के अंदर हाइजीन, ऐसा एक केस हमारे पास ये भी था कि मेड ने बच्चे को नीचे फेंक दिया था, गुस्से में वो फ्रैक्चर हो गया था। तो आप निगाह रखें। हमारी फैमिली, हमारे यहाँ जो बड़ी कंबाइंड सिस्टम है, ये बड़ी अच्छी बात है। फैमिली का कैमरास आ गए, उनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे अच्छी बात ये है कि हमारे घर में मोस्टली बुजुर्ग होते हैं जो कि नज़र रखते हैं। एग्जैक्टली। और वो चीज़ें बेहतर है। लेकिन अगर आपने इस तरह कोई अपनी हेल्प रखी हुई है तो मेक श्योर कि वो हेल्प जो है वो पहले आपकी पर्सनल हाइजीन को, उसकी और उसकी वैक्सीनेशन को, और ताकि वो आपके बच्चों को हैंडल करने का को कवर करने में वो सही रहे, बीमारी हो ना उसको। अगर वो कैरियर होगा तो वो चीज़ वहाँ आ जाएगी। फिर वो जो है, जी हाँ, अच्छा सही है, ठीक है। तो ये भी होता है सर, अगर नॉर्मल जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, जो नॉर्मल बुखार की भी, वो भी किडनी फेलियर का बाइस बनता है। मैं यही बता रहा था, जिगर और गुर्दों को फेल कर देती हैं। तो बेहतर ये है कि आपको अपनी बॉडी का पता नहीं होता कि कौन, हमारी बॉडी बहुत नाजुक केमिकल बैलेंस के साथ चल रही होती है। ज़रा से ऊपर नीचे हो जाए तो आप बिल्कुल देखें, जिसमें से 5% पानी निकल जाता है तो बच्चों का और हम लोगों का हाल ये होता है, हम निढाल हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता, हम निढाल हो गए। अब आप निढाल हो गए तो जिसमें से पानी की नमकियात कम हो रही है, नमकियात लेने से बेहतर हो जाएंगे तो आप कवर हो जाएगा। लेकिन आप दवाई पीने बैठ गए, इसमें आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लिया तो वो तो जरासीम वहीं रहेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और आपने उल्टी रोकने की दवा ले ली या दस्त रोकने की दवा ले ली तो वो तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, फिर तो आप एंड अप करेंगे कहीं पे। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिल लें, वो आपको एडवाइस कर देगा। बच्चों के जो इश्यू है तो वैसे ही बहुत, बच्चों में नहीं, हर एक में अपने आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ रखें, दुनिया में आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इंसान अपने लिए नहीं होता, सही बात है। अपने लिए सबसे ज्यादा आपने जो ख्याल रखना है और अपने घर वालों को भी ख्याल रखना है। लेकिन प्रॉपर डॉक्टर पे जाएं, अपना इलाज कराएं और ख़ुद से मेडिसिन ना लें। और स्पेशली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये कि अपने सफाई का बहुत ख्याल रखें, पानी को बॉयल करके पिएं। ओवरऑल कंक्लूजन इसमें यह है कि आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले से ख्याल रख लें इससे पहले कि आप और ज़्यादा बीमार हो जाएं। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएँ। वेलकम बैक। और अब नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे मेकअप, और ऐसा मेकअप जो आप क्विक करें। ऐसी खवातीन जो जा रही हो ऑफिस, या फिर वो खवातीन जो जा रही हो कमेटी की दावत पे, या फिर ऐसी खवातीन जिनके नेबर पे दावत है और अचानक से जो है आपको तैयार होकर जाना है। कई ऐसी खवातीन होती है जिनको जाना होता है मार्केट में, बाज़ार या शॉपिंग सेंटर्स में, क्योंकि अब देखिए शॉपिंग सेंटर में आप ऐसे तो उठकर जा नहीं सकते, वहाँ पर थोड़ा तैयार होकर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोग एक ही छत के नीचे नज़र आ रहे होते हैं और फ़ौरन से नज़र आ जाते हैं। तो आप जरा अच्छा तैयार नहीं हुए होंगे तो पकड़ हो जाएगी। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट नादिया बलोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वैसे तो माशाल्लाह आपका मेकअप बड़ा अच्छा होता है और आप बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दे रही होती हैं सबको, लेकिन आज जो आपने टिप देनी है वो देनी है स्पेशली उन खवातीन के लिए जिनको फ़ौरन से मेकअप करना है। फॉर मेकअप करना, लाइक ऑफिस गोइंग हो गई आपके, जो डे में निकल रहे हैं या इवनिंग टाइमिंग्स में निकल रहे हैं और वो चाह रहे हैं क्विक हम रेडी होकर निकलें, तो वो उनको मैं उनका गेटअप आपको बताऊंगी आज। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पहले आप बता दें ताकि फिर उसके बाद हम मेकअप भी स्टार्ट कर सकें।
लाइक आपने ऑफिस गोइंग अगर एक लड़की है, वो अपने लाइक मॉर्निंग उठती है और चाहती है कि वो जल्दी मतलब रेडी हो जाए, और मेकअप भी ऐसा होगा वो डे लाइट्स में जो है वो ओवर ना लगे कि जी मेकअप इतना किया हुआ है, तो उसके लिए बिल्कुल लाइट सा बेस तो नेसेसरी है। अगर आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा फेस कॉम्बिनेशन स्किन है, तो लाइट्स आप बेस में लिक्विड बेस लगा लें, मैट मूस बेसिस आते हैं आप वो लगा लें, ज़रूरी नहीं कि आप क्रीमी फॉर्म में वो ना लगाएं आप, या पैनकेक्स आप यूज़ कर लें बिल्कुल लाइट उस पर, पाउडर पफिंग आपकी होनी ज़रूरी है, नीट फेस रहता है। तो उसके बाद आप जो है वो हमारी पे आपको बताएंगे कि लाइट्स आपने जो है वो एक वन कलर देना है, वो भी बिल्कुल लाइक ब्राउन में या पिंक्स में, उसके अलावा आप किसी और कलर पर नहीं जाएंगे। ठीक है, सही ठीक है। और फिर आपने लाइनर की लाइन देनी है, कभी आप लाइनर की लाइन रख के जाओगे, कभी आप उसी को मर्ज करके जाओगे, डिफरेंट स्टाइल से आप कर सकते हो उस चीज़ को। आपने अच्छे से मस्कारा दिया, आईब्रो नीट की, और लाइट सा ब्लश अगर आप कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लिपस्टिक लगा लें बस। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेकअप ऐसा करना है जो बहुत ज़्यादा जो है फ्लैशी भी ना लगे, लेकिन ये है कि उसका फेस आपका नीट प्रॉपर नीट हो, और आईज आपकी इधर से एनहांस हो रही हो, और लिप्स आपको पता है कि सॉफ्ट डे लाइट्स में अच्छे लगते हैं, तो आप लाइट से ग्लॉस लगा लिया, वेदर अगर थोड़ा सा अच्छा है तो ग्लॉस हो गया, वरना आपने लाइट से लिपस्टिक का शेड लगा लिया। ठीक है, तो ऐसा करें, हम मेकअप स्टार्ट करें तो? बिल्कुल मेकअप स्टार्ट करें। सही है। चलिए, अब नादिया जो आपको मेकअप करके दिखाएंगी और बताएंगी कि मेकअप किस तरह का अच्छा लगेगा, जो क्विक करना। अच्छा, मॉडल है। सबसे पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, इनकी स्किन के बारे में, और ये है कि फिर बेस बताएं। लाइक ये ऑफिस गोइंग यंग फेस है, और इसके लिए ये है कि हम लाइक इनके फेस पे जो हम बेस लगाएंगे वो बिल्कुल स्मूथ बेस होगा, और आईज भी लाइक वन कलर हम देख के आईज को लाइक लाइनर के साथ मर्ज करेंगे, मस्कारा देन लिपस्टिक। ठीक है, ठीक है। और हेयर का हम आपको थोड़ा सा बता देंगे, आइडिया देंगे कि हम आप हेयर को किस तरह रख सकते हो। कभी आपने ओपन कर लिया, कभी आपने इसी की पोनी कर ली, कभी आपने हाफ हेयर स्टाइल कर लिया, तो वो मैं आपको आफ्टर मेकअप बताऊंगी। चलिए, सही। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बेस स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि बेस पे क्या क्या लगेगा, ताकि ये है कि जो भी इसमें लुक आ रहा है वो अच्छा और खूबसूरत लुक आए। लाइक मूस फॉर्म में आप लगाएंगे, बड़े नेचुरल से आता है, और डे में टाइमिंग में बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल फिंगर से आप ब्लेंड करते हुए। अच्छा, मूज ये आप लगा रहे हैं? मूस फॉर्म में जो बेसिस आते हैं डिफरेंट कंपनीज की में मिल जाती हैं आपको, मूस फॉर्म में बेसिस बहुत नेचुरल होती हैं। अच्छा, लगाना बहुत इजी होता है। तो ये कि इसको आप जो है इजीली लगा सकते हैं हाथ से, और ये लाइट से आपने लगाया, वैसे इसके खुद का लुक भी बड़ा लाइट है। हाँ, इसका अपना भी ये होता है कि वो थुपा हुआ नहीं लगता बहुत ज्यादा ना, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, ये आप फिंगर टिप्स भी देख लिया करें कि किस तरह से ये जो है ना फिंगर से लगा रही है, हल्का से प्रेशर करके हम इसको ये टैप भी करती रहती हूँ मैं साथ में ना। हाँ, ये जरा कंप्लीट इसका बताती भी रहे साथ साथ। हल्के से ब्लेंड करके ये लाइट से हम ये टैप करते जाएंगे ये। ठीक है, लेकिन ये कि कवरेज पूरी होनी चाहिए, एक जगह जो है वो कवर होना जरूरी है। आप लाइन से स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल सारी कवर हो जाएगी स्किन आपकी। अच्छा, पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना होता है ना, है ना। और ये जो है पहले आप राइट साइड कर लें, या पहले लेफ्ट कर लें, या फॉरहेड से स्टार्ट करके नेक पे आ जाएं, ऐसा कर लें आप। ठीक है, और ये देखें ये कंप्लीट जो है ये फोरहेड। आप देखिए नेचुरल कितना कलर इनके साथ नेचुरल लग रहा है। अब ये जितने डे लाइट्स में भी निकलेंगी तो बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा कि मेकअप किया हुआ है। अच्छा, और सुना है कि ये बेस जो है इनमें SPF 15 भी होता है। बिल्कुल इसके अंदर ऐड होता है, ये इजीली जो है कवरेज भी देता है। बिल्कुल सनलाइट में आप आराम से निकल सकते हो, आप एक्नी से स्वेटिंग से भी सेफ रह सकते हो। ठीक है, इसको ये और अगर वेदर अच्छा है तो आप इस पे पाउडर ना दो, और अगर थोड़ा सा आप समझते हो कि स्वेटिंग का डर अगर आपको थोड़ा सा रहता है तो आप हल्का सा इस पे पाउडर हम एंड में देंगे। ओके, ठीक है। ये जो है इसको ये देखें आईज के पास हम हल्का सा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके आई सर्कल भी कवर हो जाता है। सही है। बेस लगाने के बाद हल्का सा और लेके सिर्फ आईज के नीचे आपने लगाना है, ताकि वो कंसील भी हो जाए साथ में। आईज क्लोज करें। जैसा आप फेस पे कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं, लाइक ऐसे आपने ये बेस लगाना है, क्योंकि लगाना भी इजी होगा, टाइम भी आपका बचेगा, और इसकी फुल कवरेज भी हो जाएगी। हाँ, और अगर आपको किसी को लगता है कि यहाँ से आपकी स्किन थोड़ी सी है कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर भी आइस की तरह। लेकिन ये कि पूरा इक्वल बैलेंस कर दे, क्योंकि स्किन अक्सर ये है कि जो ख़वातीन धूप में जा रही होती है उनकी अक्सर डिसबैलेंस स्किन हो जाती है, तो थोड़ी कलर में आपस में जो है डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि आप देखें ये कंसील भी हो गया ना आपका, उसी बेस से आपने कर लिया। ये नहीं कि आपको अलग बेसिस लेनी होंगी,
या कंसीलर आपने अलग लेना है, इसी से आपने कवर कर देना है। ठीक है, कंप्लीट कवरेज आ बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक। कंप्लीट करने के बाद आप देखें कौन कौन सा एरिया डार्क पोर्शन है, आप उस पर एक मरतबा बेस और कर दें। अच्छा, उसी चीज को आपने ये डेप कर दिया और ये कंप्लीट आ गया। जी जी, ये जो है ये देख लें आप, ये देखिए ये लगाने का ये पूरा जी कंप्लीट ये लुक आ गया इसके साथ ही। नाइस क्लोज करते हैं। अच्छा ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम थोड़ा सा पाउडर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फुल डे आपको रखना है, ऑफिस में रहना है, मॉर्निंग हाँ, टू इवनिंग आपने वहाँ पर रहना है, तो ये बेस आपका काफ़ी स्टे करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये है कि पाउडर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है फिर पाउडर लगाने से। बिल्कुल। तो ये आपने देखिए एकदम से सॉफ्ट लुक भी आया, बड़ी उम्र का भी नहीं लग रहा, और ये कि लोगों को महसूस नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई स्किन जो मतलब कोई बेस वगैरह लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं होगा। वो एक होता है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बस ये होगा कि जी कॉम्पैक्ट लगाया हुआ लाइट सा ना। हाँ, बस ये लाइट सा कॉम्पैक्ट फिर इसको इसके ऊपर यूज़ करें। देखिए इसमें अगर कोई एक आध दाना वाना भी होता है या फिर कोई जैसा कोई स्कार सा भी होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता कि वो हल्का फुल्का जो है डेली वेयर में नज़र भी आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि डेली वेयर मतलब कि आपने उसको रोज़ इस्तेमाल करना है, और वो इस तरह है कि आपका पार्टी हो, वेडिंग या इस तरह का रिसेप्शन, आपका नाइट पार्टी में आपने जाना है तो उसमें तो आप फुल कंसील कर सकते हो, हैवी बेस कर सकते हो। हाँ, बेसिकली मेकअप का मतलब ये होता है कि एज को जो है आपने कवर भी कर लेना कि बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की भी ना लगे और अच्छा भी लगे। जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट हम आप आईब्रोज नीट कर देंगे। जरूरी नहीं कि हम इसको कलर करें। हमने आईब्रो ब्रश को थोड़ा सा वेट करके और हम इसे आईब्रो को सिर्फ नीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आईब्रो ब्रश से भी पानी लगा लेना और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और अगर आप कुछ समझते हो कि थोड़ा सा करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। ये और बिल्कुल लाइट सा, ये जो हल्का सा अगर आपने लगाना तो लगा लें अच्छी तरह से ब्लेंड, ताकि वो डे में ना ज़रा भी शो ना हो, क्योंकि किसी की लाइट होती है तो वो लगा लें और किसी की डार्क आईब्रोज है तो ज़रूरत नहीं है उनको। ठीक है, लेकिन कहते गई कि आईब्रोज जितनी आपकी डार्क होगी उतनी आपकी यंगर फेस लगेगा और तो, आईज भी आपके एनहांस होंगे। हाँ, और ये कि आप ये ना समझें कि डेली वेयर में भी आपको सब चीज़ें नहीं करनी होंगी, बस सब चीज़ें आपको कवर करनी होती है, पूरा ही मेकअप करना होता है, लेकिन क्या है कि अपने हल्के हाथ से, फिर ये नहीं होता कि आपने हैवी हाथ से करना है, हल्के हाथ से फिर आपने अब हम मेकअप करना ब्लश करेंगे। लाइट से ब्लश आप कर लें। ब्लश का आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो कंटूर भी हो जाए फेस। ठीक है, जो ब्लश का आपका स्टाइल होगा। और ये जो है ये सॉफ्ट सा ये जो है रखना है ब्लश ऑन। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्लश ऑन रखा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन लगाना है। ये नहीं कि आप कहें कि मैं ये लगा लूँ तो वो ना लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं है, लगाना सब है। तो ये जो है आपने इसी ब्लश का हमने लाइट से आपके आईलिड पे भी तरीका क्या होता है जरा इसको भी बता दें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक चीज जो है चीक कवर करनी होती है। ये आपने ये देखना होता है कि अगर किसी की चीक बोन मतलब बाहर को है, एनहांस ज़्यादा है, तो आप उसी पे रख के करें ताकि वो कंटूर भी हो जाए, ये चीज़ हो जाए। ठीक है, और अगर आप देखते हो कि किसी का बिल्कुल स्लिम फेस है तो आप इसको जो ये वाली डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ स्लिम फेस है। हाँ, और अगर बिल्कुल फ्लैट है, आप चाह रहे हैं फीचर्स निकल के आए, तो फिर हम जो है वो ये वाली चीज़ लेते हैं कि ये कंटूरिंग बिल्कुल शेप बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, राउंड चीक्स इसकी होती हैं। ऑलराइट, इनकी तो ऑलरेडी चीक बोन्स है ना? बिल्कुल है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? आईज को कवर करेंगे। हम इसके बाद बिल्कुल आईज को कवर करेंगे। इनके सामने ये दे दिया। अब हम आईज की तरफ आ रहे हैं। आईज में हम सिर्फ लाइनर से ही बताएंगे आपको। अच्छा जी, तो ये आईज आप लाइनर से ही बनाएंगी क्या? लाइनर ही हमें हेल्प आउट करेगा कि हमें आई शेप कैसे करना है। अगर बिल्कुल सॉफ्ट किसी को आई चाहिए वो भी आप सिर्फ इस पे मस्कारा भी कर लें लाइट से पिंक कलर पे, वो भी अच्छा लगेगा। और अगर मैं लाइनर से थोड़ा सा बना के दिखा दूं ताकि वो मतलब आई का शेप का ही पता चल जाए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है, सही है। तो अभी जो है यूज़ करेंगे इस पे आई शेडो, और ये होगा आई लाइनर जो पहले एनहांस करेगा आई को। देखिए कैसे लगेगा।
पूरी आई को एक मतलब ये जो है जिस तरह लाइनर लगता है उसी तरह लगेगा ना ये? बिल्कुल। पतला लगाएंगे मोटा? बिल्कुल थिन सा लगा रही हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल थिन सा। आई की शेप को देना होता है तो बिल्कुल थिन सा जो है वो खोलें, अच्छा लगेगा। खोल के हम देख सकते हैं। अब अच्छा जी, पूरा कवर करेंगे। और लैशेस की ना बिल्कुल साथ लगा के लाने लगाया करें, क्योंकि वो जो गैप नजर आता है वो बहुत बुरा लगता है। हाँ एग्जैक्टली। ऊपर देखिए, वो आँख खुलवा के आप थोड़ा सा ये चीज़ करवा दिया करें तो वो सही है। ठीक है, दोनों ही सरकार है ना इसका। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। अच्छा जी, अभी ऐसा करते हैं कि हम अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब आप ये देखें कि ये जो है आइज़ की शेप भी दे दी है लाइनर से, और अब इनका हम देखते हैं कि ये आइज़ की शेप जो है इसको स्मज किस तरह करेंगे। स्मज करने का मतलब ये होगा कि हल्का सा सॉफ्ट लुक भी आ जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट लुक और अच्छा लगेगा जी। तो किसी कलर से स्मज करेंगे या वैसे स्मज? लाइक आप लाइट ब्राउन कलर ले लो, लाइट ब्लैक ले लो, या फिर आप इसी सिर्फ सिंपल ब्रश से आप इस लाइनर को स्मज कर दो। लेकिन थोड़ा सा कलर हो तो वो इजीली, बिल्कुल लाइट से मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। ठीक है, ब्राउन कलर ले रही हूँ। ठीक है, आप जरा सा ब्राउन कलर ले रही हैं और इसको भी स्मज करेंगे। ये देखिए कैसे इसी लाइन के ऊपर लाइट से आपने ब्रश को। अच्छा, स्मजिंग ब्रश जो है ये लेदा से आता है? बिल्कुल आता भी है, और आप एक ब्रश को लेके थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, लाइक उसको टिप बना लो आप। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर नहीं मिल रहा तो फिर ब्रश की आप टिप खुद भी बना सकते हैं कटिंग करके, है ना? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, इसको ले, देखिए एक ये लुक आएगा। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट लुक भाई। ये तो आप कहीं पर भी जाएं आराम से आप ये वाला मेकअप कर सकते हैं। और ये दूसरा भी आँख ये देखेंगे, ये कवर कर लेंगे। इसको लो, ये भी कम्प्लीटली सॉफ्ट लुक आ रहा है। बिल्कुल एक ब्राउन आता है। इस बंद खोलो, इसके बाद मस्कारा कर दें। अगर कोई काजल, किसी की आदत होती है कि काजल आंखों में लाजमी वो डालते हैं, तो वो भी काजल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो डे टाइमिंग्स में ज़रूरी नहीं है कि आप काजल इन करें। ठीक है, सही है, ओके। इस पर आप मस्कारा कर दें। अच्छा, ये काजल का आपका मर्जी होती है लगाने। मस्कारा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं काजल के बगैर रह नहीं सकते, वो डेली उनकी आदत होती है, वो तो जरूर लगाएं, वो जरूर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन जिनकी आदत नहीं है तो वो जरूरी नहीं है लगाएं, क्योंकि डे टाइमिंग्स में काजल की इतना लुक नहीं आता। लेकिन मस्कारे का भी होता है जिनकी लैशेस बहुत अच्छी है तो वो लगाया नहीं लगाएं, और जिनकी नहीं अच्छी तो उनके लिए लगाना बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मस्कारे भी आते हैं, सिर्फ आपकी लैशेस को एनहांस करते हैं, आप वो लगा के डे में निकल आए, बिल्कुल उससे भी काफी फर्क आ जाता है। लेकिन ब्लैक मस्कारे की बात ही हो रही है। आई थिंक आई लव द ब्लैक वन, दिस इज द बेस्ट। और आप डे टाइमिंग्स में करें तो आप सिर्फ ऊपर वाली लैशेस पे लगा लीजिए, नीचे ना लगाइए। आईज ऊपर करें, खोलें, जरूरी नहीं कि तो बहुत अच्छा लगेगा। आंखें देखें, सेल्फ जो है वो बहुत अच्छा एकदम से इफेक्ट आ रहा है, बहुत सॉफ्ट इफेक्ट आ रहा है। और यही हम कह रहे हैं कि आपको अगर ऑफिस के लिए जाना है तो ऑफिस मेकअप पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे इवन कहीं दोपहर में दावत है तो उसके लिए भी आप ये मेकअप कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मेकअप का लुक आता है। और खुद से कर सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं आप ये मेकअप। एग्जैक्टली। कोई भी नहीं कह सकता क्या लगा रहे हैं। इसके अब हम लिपस्टिक की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हमारा मेकअप कंप्लीट है। और सॉफ्ट लिपस्टिक अब जैसे मैंने ब्राउन के साथ मर्ज किया है, अगर ड्रेस आपने पहना है, आप समझ रहे हैं पिंक जा रहा है, तो आप पिंक कलर के साथ मर्ज कर दें। पिंक लिपस्टिक ले आए, मैं ब्राउन के साथ लाई हूँ इसलिए मैं पीच कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। हाँ, अच्छी लगेगी। ये कलर्स आपने खुद देखना है, ठीक है? कलर्स आप अपने डे टाइमिंग्स में आप पीच, ब्राउन, पिंक्स यही टोन्स में जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक लिप कलर जो है वो सॉफ्ट ही रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल यंग फेस है, आप मतलब टीनेजर्स अगर वो मेकअप कर सकती हैं ये वाला भी,
वो सिर्फ जस्ट ग्लॉस लगा लें। और ये जो है ये आप पूरा अभी लिप्स को कवर कर देंगे, राइट? बिल्कुल। ये देखें, अच्छा लिप का कलर भी आपके अपनी मर्जी का होना चाहिए, लेकिन आप देखें वेदर के हिसाब से थोड़ी सी मैट लिपस्टिक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे लगता है आप एसी में जा रहे हैं तो हल्का सा ग्लॉस अपने साथ रख लें जो आप बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि लिपस्टिक आपकी फ्रेश हो जाती है, लिपस्टिक आपकी। और हाँ, और ग्लॉस लगाने से फिर ये क्या उसका हल्का सा फ्रेश लुक भी आ जाता है। बिल्कुल। आप पेंसिल से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं लिप्स। कुछ लोग पेंसिल से बनाते हैं, पेंसिल से लाइट से आप आउटलाइन करें और उसमें ये फिलिंग कर लें और फिर आप आउटलाइन को भी लाइक ब्लेंड कर दें, वो काफ़ी अच्छा जिसको जैसे आप हाँ आप इजी समझते हैं आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपने पीच कलर दे दिया, राइट? मैंने पीच कलर कर दिया। देखिए कितना अच्छा सा इफेक्ट आ गया एकदम से, बिल्कुल सॉफ्ट सा। मतलब बिल्कुल तैयार हो गई हैं आप वो जाने के लिए इस वक्त ऑफिस जाएं, इवन या इवनिंग में निकलना है या डे टाइमिंग्स में कहीं भी आप निकलना चाह रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो प्लीज़ तैयार होकर जाया करें, बिल्कुल बोरिंग ना बनकर जाया करें। लेकिन आप अपने कपड़ों में ज़रूर ध्यान दें। मैं उस दिन देख रही थी 2-3 खवातीन थी, वो आई हुई थी बाहर घूमने फिरने के लिए, तो जब आप पार्क से ऐसी जगह जाती हैं बहुत ज़्यादा झिलमिल वाले कपड़े ना पहना करें, बहुत ज़्यादा चमक दमक वाले कपड़े ना पहना करें। कोशिश करें कि ज़रा प्लेन्स कपड़े आप पहने, क्योंकि पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है चमक अच्छा नहीं लगता ना। तो थोड़ा सा लॉन पहन लें, लॉन के साथ अच्छा सा स्टोल ले लें या दुपट्टा ले लें तो वो अच्छा लगता है जी। तो अब इनका जो है बालों का इफेक्ट भी, बालों का इफेक्ट है। मैंने इनके बाल स्ट्रेट किए हैं, आयरन किए हैं, और उसमें आप ये ओपन भी रख सकती हैं अपने हेयर्स, लाइक ये फ्रंट भी रख सकती हैं, ये भी रख सकती हैं। और अगर ये चाहते हैं कि लाइक फ्रंट थोड़ा सा कवर हो जाए तो ये हाफ में भी हम इनको बांध सकते हैं। नहीं, आई थिंक इसमें अच्छा लग रहा है, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। आपका कट हुआ वो प्रॉपर कट आपका होना चाहिए। आप उसको ब्लो ड्राई कर लें आप या उसके आयरन कर लें तो वो बहुत अच्छा लगता है लुक, बिल्कुल सॉफ्ट सा लुक। सही है, आई थिंक दिस इज वेरी प्रिटी, दिस इज वेरी नाइस। क्विक मेकअप एंड मॉडल रेडी। बिल्कुल हाँ नादिया, आप आके इधर बैठ जाओ, हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं मेकअप को भी, और क्विक एंड गुड मेकअप। और आप ये देखें ज़रा हमारी मॉडल को दिखाइएगा तो थोड़ा सा इनके बारे में आप बताएं कि मेकअप के थोड़ी सी डिस्कशन या डिटेल्स बता दें। मेरी मॉडल का जो फेस है वो लाइक यंग फेस है, और इसमें मैंने लाइक ज़्यादा बेस देना नहीं चाहा। मैंने बताना चाहा था कि आप बिल्कुल सॉफ्ट बेस कैसे देंगे, आप मैट मूस यूज़ कर लें या लिक्विड बेस यूज़ कर लें, या जस्ट कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छी, नेचुरल उनकी स्किन बहुत अच्छी है तो आप सिर्फ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वो मैट मूस भी लगाते हैं। मुझे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन की लग रही थी इसलिए मैंने वो मैट मूस यूज़ किया। अदरवाइज़ आप डे मेकर्स में सिर्फ कॉम्पैक्ट भी आप लगा के जा सकते हैं। डे में या इवनिंग में आप निकल रहे हैं तो आपको कर सकते हैं, कि नेचुरल स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उनकी, सही है, तो वो फ्रेश रहती है। और बाकी क्या आइज़ जो शेप था इनको मैंने उन्हीं को इन्हांस किया है, और लाइनर लगा के आप मर्ज कर दें, ना भी मर्ज करें, और करने से ये होगा थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाएगा। सही है, ठीक है। आप थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, थोड़ा स्टाइल आपको आता है। पिंक से कर लें, ब्राउन से कर लें, पीच से कर लें, जो डे और इवनिंग के जो कलर्स होते हैं हमने उससे किया। अच्छा, पिंक भी कर सकते हैं, बिल्कुल पिंक्स के कुछ शेड्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ शिमरी नहीं यूज़ करने, डे टाइमिंग्स में मैट यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा स्टोल भी ऐसा है कि जिससे जो है वो अच्छा लग रहा है, ब्राउनिश या पीचिस सा जो। बिल्कुल हाँ, मैंने उसको मैच करते हुए उनका कर दिया। कुछ इनका कलर डाई भी कुछ मैच हो सकता है, देखें हाँ, उसको भी लेके चल सकते हैं। फिर लिपस्टिक और फिर मैंने ब्लशर इस स्टाइल से दिया, वो हाँ, अलग से हमें कंटूरिंग नहीं करनी पड़ी। एग्जैक्टली। और फिर मैंने इनको जो है वो नेचुरल से लिपस्टिक का कलर दे दिया। ठीक। बालों की मैंने इनकी आयरन की थी, इनका बाल थोड़ा सा वेवी है। अच्छा, आजकल लोग एक्सपेंसो और वो भी करवा रहे हैं, क्या नाम है उसका, जो केराटिन ट्रीटमेंट्स। हाँ हाँ बिल्कुल करवा रहे हैं। एक्सटेंसो लाइक अ काइंड ऑफ स्ट्रेटनिंग ही होती है एक तरह की, वो देखा जाए तो। और रिबाउंडिंग्स हैं, और केराटिन थोड़ी डिफरेंट है। केराटिन ये है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट है, हाँ, और वो उसकी लास्टिंग है तकरीबन 4 to 5 months। अच्छा। और वो 100% रिजल्ट नहीं है, 70% रिजल्ट है। लाइक स्ट्रेट नहीं होते उससे बाल, आपके बाल वैसे ही बाउंसी रहते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं। तो एक नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, लोग काफ़ी उसकी तरफ कर रहे हैं कि वो करवाते हैं आजकल, लोग केराटिन की तरफ काफ़ी आए हुए हैं। अच्छा, नई चीज़ है, आपको बालों में प्रोटीन मिल जाता है। वो अच्छा नहीं है,
नहीं वो भी अच्छा है, जो लोग स्ट्रेट बाल लाइक कर रहे हैं तो वो फिर वो एक्सचेंज करा लें। बिल्कुल हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्लैट नहीं चाहिए हमें, हम चाह रहे हैं सॉफ्टनेस चाह रहे हैं बट फ्लैट नहीं चाह रहे, उनके लिए वो केराटिन और इस टाइप जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अच्छी रहती है। जो नई ट्रीटमेंट्स आए हुए फिर उनमें यही होता है कि बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया जाता, हाँ, वो अच्छे तरीके से ही बाल फिर रहते चाहते हैं बाल अच्छे हो जाएं बट फ्लैट ना हो, फ्लैट ना हो। और किसी को फ्लैट लुक पसंद है, किसी को क्या, तो वो फिर देखना पड़ता है। सही रहता है। ओके, थैंक यू सो मच नादिया, इट वाज वंडरफुल, शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी और बहुत अच्छा आपने मेकअप किया। इसके साथ ही नाज़रीन अगले सेगमेंट की जाने जाते हैं, कहीं ना जाए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम आगे वापस और डॉक्टर मुबशरा मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको बताती हैं बहुत सी चीज़ें अबाउट डाइट, अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट एरोबिक्स, योगा, माइंड जो है वो भी सही करने के लिए, माइंड साइंसेस कि उसको भी थोड़ा दिमाग भी सही, वैसे इसका बड़ा ताल्लुक होता है खाने पीने का माइंड से भी। जैसे अब हर चीज़ जो है एक ही जगह पर एक ही वक्त में सबको जो है हर तरह से सही कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और मज़े की बात है शी इज़ अ लवली 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 शेफ है, मतलब बहुत अच्छा ये लोग खाना भी बनाती है। और हम हमेशा बात करते हैं ना जी ये बना लें वो बना लें, उससे लोगों को ना अक्सर समझ नहीं आता। आपने ये चीज़ लेकर आई है ना कि बहुत जो है लोगों को अच्छा भी लगेगा, या हम जो बात कर रहे थे तो बनता भी किस तरह है। चलिए आज हम बात करेंगे थोड़ी सी डिटॉक्स की, जो बॉडी डिटॉक्स होता है, जो इंसान के अंदर जो जहरीले मवाद होते हैं उसको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है। थोड़ी सी बात पहले करेंगे कि क्या चीज़ ऐसी है सबसे ज़्यादा अच्छी जिससे ख़त्म हो ये क्यूकम्बर्स, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन B12 है, डी भी पाई जाती है, एंड सबसे बड़ी बात कि इसमें वाटर सॉल्युबल्स बहुत ज़्यादा, यानी अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल होना लाजमी है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीविटामिन जो आप लेती हैं तो उससे वज़न बढ़ता है। अच्छा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है लेडीज़ की कि भाई कौन सी, अगर हमने ये वाली मेडिसिन ले रहे थे जो हम इनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उससे वज़न बढ़ गया, बाकी चीज़ें तो सब सही होगी मगर वो संभाले नहीं जाती। तो दिस इज एन एक्सीलेंट रेसिपी कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट फॉलो अप करें, जो अभी हम बना के बताएंगे, अगर इसी को आप फॉलो करें तो आपको कोई मल्टी टैबलेट्स की जरूरत नहीं है, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट इज सो गुड, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने चीज बताई है। तो ये हाँ क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी रेसिपी है जिससे ओके, इट्स कॉल्ड अ क्यूकम्बर डिटॉक्स प्लान, जो हम यूजुअली ये कहते हैं कि 1/2 किलोग्राम आपको क्यूकम्बर्स खाने चाहिए दिन में। तो क्वाइट डिफिकल्ट फील होता है, बहुत अब्सर्ड साउंड करता है, ओह माय गॉड 1/2 किलो क्यूकम्बर्स कैसे खा सकते हैं। तो अगर नहीं ले सकते हैं तो 3 या 4 क्यूकम्बर्स लेने, आप उसमें बनाना हो, पेपरमिंट है एंड लिटिल बिट ऑफ अ स्पाइस, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे वाटर, लिटिल बिट ऑफ वाटर। ये हम दिन में 2 से 3 दफ़ा पी सकते हैं, जिससे हम वजन भी लूज करेंगे। अच्छा, इसको हम फ्रिज के बगैर कहीं पर ले जाएं तो ये सही है, फ्रिज में रखना जरूरी है? नहीं, फ्रिज में तो अगर आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे अगर मॉर्निंग में पिया और लंच तक, रात में डिनर पे, क्योंकि टेक्स ओनली 2 मिनट्स फॉर फ्रेश चॉप अप करें एंड देन ब्लेंड कर लें और उसके बाद आप पी लें फ्रेश। उसमें आइस भी डाल सकते हैं। हाँ, उसमें आइस भी डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम बनाना आपको दिखाते हैं, मतलब बनाना फ्रूट की बात नहीं हो रही, हम इसको बनाना मतलब इसको मेकिंग इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ सही है। सो क्यूकम्बर्स को बेसिक जो टॉक्सिकेशन होते हैं उसको ख़त्म किस तरह से किए जा सके, तो ये जो बड़ा अच्छा ने बताया कि हम ब्लेंडर नहीं, हम चॉपर में बनाएं, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ये होता है जब ब्लेंडर खरीदो ख़राब, जब ब्लेंडर खरीदो ख़राब होता। ये कि अक्सर ब्लेंडर्स में आपको पूरे भर के नहीं बनाने पड़ते, हमारी पूरी फैमिली है, अब फैमिलीज के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं बना सकते हैं, तो वो आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडर्स जो स्पेशली आपकी पूरी फैमिलीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये मैं मिस्टेक करती रही, अब हिम्मत नहीं थी कि मैं खरीदूं और ब्लेंडर एग्जैक्टली चॉपर में बना लेंगे, मच मोर रीचेबल है, लोगों को इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। क्योंकि अक्सर शिकायत आती है कि जी हमने यहाँ से डाइट प्लान लिए थे और इवन डिटॉक्स जो सप्लीमेंट आते हैं ना, वेरी एक्सपेंसिव। सिर्फ डिटॉक्स का एक बॉक्स विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज। तो अगर आप यही यूज़ कर लें, हार्डली मेरे ख्याल में 20-30 रुपए का है नुस्खा, एंड आपको कोई इतना स्पेंड नहीं करना है ओवर। अब बेसिकली मैं पेपरमेंट कर रही हूँ, ये है पुदीना, है ना, हरा धनिया एंड पुदीना, हरा धनिया और पुदीना दोनों थोड़ा सा लिया, इसमें ज्यादा नहीं आपने ज्यादा नहीं। और आपने लिया है 1 खीरा, 1 खीरा
एक ही खीरा है। एक ही खीरा है, अच्छा। लुक्स लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक टाइम के लिए असल में वो बना रही है ना, कि अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद पूरे दिन के लिए बनाना है एक साथ। आधे स्पून से भी कम। बिल्कुल। ये लीजिए, छोटा सा भी है। अदरक लहसुन दोनों ना? जी जी बिल्कुल। ये इतना है और बस इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी है, वेरी फाइन। ठीक है। और जो है अदरक भी इतना ही, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। ठीक है, अदरक भी इतना ही, ठीक है जी। ये अब देख लें, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा बस चमचा, इतना सा थोड़ा, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि भाई हम किस तरीके से यू नो लाइक डिटॉक्स डाइट है, टू मच वेजीज इन द मॉर्निंग किस तरह ले सकते हैं, तो थोड़ा सा हम शुगर भी ऐड कर लें। मगर कुछ लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो शुगर ऐड नहीं करें, और उसमें थोड़ा सा भी लोग रहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पेपर कर लें। आई वुड से कि पेपर आप इंग्रेडिएंट में डालें। ये मैं बनाना भी इसमें इंक्लूड करें। ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो हमेशा सुबह कहते हैं ओह माय गॉड वेजिटेबल्स, नो वे, वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेबल्स कैसे खाएंगे, वेजिटेबल्स कैसे खाई जाए, वेजिटेबल्स के चोर हैं जब भी, तो इतने प्रॉब्लम्स। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के चोर हैं हम लोग, बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। और जब हमसे वेजिटेबल की बात की जाती है तो कहते हैं ओह वेजिटेबल खानी होगी। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, थोड़ा सा अपने आप को मारना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि बस खाना खा लें, भूख लग रही है, बस उसको जो कोई मज़ेदार चीज़ खाएं जब भूख लग रही होती ज़्यादा, तो अपना थोड़ा थोड़ा आप खाते हैं ना, ताकि वो आपको जो सख्त वाली भूख है वो भी ना लगे, और इसमें आप ये ना सोचे कि कुछ भी खा लो, इसमें बस कुछ भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो अब सा पेपर जस्ट हल्का सा स्पाइस देने के लिए ना, हाँ हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली सा आपने इसमें जो है पेपर भी दे दिया, ठीक है। ये कितना इंटरेस्टिंग वैसे ये होगा। और इसमें पानी कितना डालेंगे? पानी हमने बहुत थोड़ा, यानी हमने हाफ लिया था, तो थोड़ा सा बिल्कुल लाइक अराउंड 1 टेबलस्पून आपकी पानी। इसमें थोड़ा सा नमक भी थोड़ा सा बस ऐसे, क्योंकि जस्ट 1 ग्लास, हाँ, तो हस्बे ज़ायक़ा होना चाहिए ये, स्प्रिंकल थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। चलो इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। हमने इतना ब्लेंड करना है कि बिल्कुल प्यूरी बन जाए। अच्छा, ओके, इसकी मतलब बिल्कुल प्यूरी की शक्ल में, बिल्कुल प्यूरी की शक्ल में ये जो है पूरा का पूरा ब्लेंड हो जाए। अच्छा, खासा जो है ये वही लग रहा है कि खासा इसको जो है बिल्कुल ब्लेंड करना है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसको मलिदा बिल्कुल सॉफ्ट इसको जो है वो बना देना, क्योंकि वो ब्लेंडर में तो फिर भी थोड़ा टाइम, फिर भी आप देखिएगा ब्लेंडर में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे लगता है आपको मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी, बट स्टिल ब्लेंडर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चॉपर में ये जल्दी हो जाएगा। हाँ, इसकी चटनी भी बना सकते हैं इसी तरह। चटनी की रेसिपी नेक्स्ट अलग हो जाएगी। वैसे तो देख के मुझे ख्याल आ रहा था, मैंने कहा वो अच्छा हम लोग बनाते हैं ना ऐसे चटनी बना सकते हैं क्या? मगर इसमें लेमन डलता है और स्पाइसेस अलग होते हैं, अलग होंगे तो वो जो इंडियन होती ना, बिकॉज मेरी मदर का ताल्लुक साउथ इंडिया से है। हाँ। तो वो अलग उनकी अलग ही रेसिपीज होती हैं, ठीक है। ये देखिएगा बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूरा इसका जो है ब्लेंडिंग भी अच्छी होगी। ज़्यादा आप लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा खामोशी होगी, तो ज़्यादा खामोशी नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से हम चॉप होने देते हैं। मुझे पहले पता तो हम ब्रेक में पहले कर लेते, ब्रेक का टाइम नहीं अभी तक है शुजात भाई, हैं? अभी आप देखें ये थिक कंसिस्टेंसी है, यानी लिक्विडिफाई नहीं हुआ, क्योंकि बनाना की वजह से ये बिल्कुल थिक है कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये अभी भी जो है इसका थोड़ा सा जो थिक है, क्योंकि बनाना हमने डाला था ना, तो ये बनाना होल्ड करता है, लिक्विडिफाई नहीं करता क्यूकम्बर को। अगर हम बनाना नहीं डालते तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिफाई। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा पानी में इसको ऐड करके, थोड़ा सा पानी हमने यूज़ किया, बिल्कुल 1 टेबलस्पून, ठीक है। तो इसको हम पियेंगे किस तरह, बस ऐसे डायरेक्ट? नहीं, You want spoon? No, I want water. You want more water? Okay.
अच्छा यू हैव, अच्छा आप इसको वापस रखना चाह रहे हो, ओके ओके ठीक है। ये जो है ये थोड़ी सी ताकत इसके लिए चाहिए होगी, मैं आजमा लेता। हाँ ये ऊपर से गिरे ना बस। हाँ ये आप देखिएगा, अच्छा थिक सा पेस्ट सा बन गया ये अपना। बिल्कुल, इसमें आप आइस डालें तो इट रियली टेस्ट अमेजिंग। ओके, और ये थिक सा पेस्ट पिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पिया जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और लिक्विडफाई कर ले, लाइक थोड़ा सा इसमें लिक्विड और ऐड कर लें। अगर हम ज़्यादा लिक्विडफाई किए, जैसे मैंने कहा कि बनाना इसको होल्ड करता है, तो होगा ये कि प्यूरी बन के ऊपर आ जाएगा। जो क्यूकम्बर्स हैं फिर आपको स्पून से खाना पड़ेगा, वो नीचे बेस पे जम जाएगा। अच्छा, तो इससे जो है ये इसको होल्ड करने के लिए आप थोड़ा बहुत बनाना, यानी एक बनाना डाला है। और बनाना बेसिकली फैटनिंग नहीं है। काफ़ी लोग समझते हैं बनाना खाना से हम फैट हो जाएंगे। एक्चुअली ये फैट नहीं है, ये बहुत ही ओल्ड मिथ है कि जी बनाना इज़ फैटनिंग। एक्चुअली ये नहीं फैटनिंग है, बोन्स के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, उन लोगों के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ हैं, दे कैन ओवरकम फ्रॉम दिस। अच्छा, मतलब बनाना खाना तो सही हो जाएगा। वो इसलिए कहते हैं ना कि बनाना और दूध पिए तो ताकत जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये इसी वजह से। ओके ठीक है, तो आप ये देखें कि बनाना की वजह से ये, और ये हमने जो आपको बताया कि ये बेसिकली ये रेसिपी जो है आपके लिए, ये उन लोगों के लिए है जो पतले भी होना चाहते हैं और टॉक्सिकेशंस जिनके जो है जिसमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, वो टॉक्सिक्स भी ख़त्म कर देते हैं। तो जहरीले मवाद याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, आई विल ट्राई एंड आई विल लेट यू नो। आज तो मेरी बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाएगी एंड आई लव दिस, दिस इज सो गुड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग सोचे कि पता नहीं कैसा होगा, बनाना भी साथ है क्योंकि, लेकिन इसमें पता बनाना का फ्लेवर इसमें जो है ना बहुत माइल्ड सा आ रहा है, फील नहीं हो रहा। बट आई लव जो क्यूकम्बर और बनाना का जो हल्का सा टच है, और स्पेशली वो जो आपने इसमें स्पाइस डाले हैं ना, उससे और मज़ेदार हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं अगली रेसिपी की तरफ भी आते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पास टाइम ज़रा कम हो जाए। अगला आप क्या बना रही हैं? अच्छा, ओट मील सीरियल हमने करना है। जो काफ़ी लोगों को जब मैं डाइट प्लान बना के देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि भाई ओट मील सीरियल होता क्या है और ये कहाँ से मिलता है और इसको बनाते किस तरीके से। काफ़ी लोगों को बनाना नहीं आता, इस वजह से वो लैक आउट कर। अच्छा ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं और ये बहुत मज़ेदार है। और इससे मेरे ख्याल में मेरे लिए तो ये कि लंच आवर में इट्स टू गुड। और अगर बहुत ज़्यादा और भूख लग रही होती है इंसान को, तो हल्का सा कुछ चिकन ले ले या फिर हल्का सा कुछ, मेरे ख्याल में एक सैंडविच एक पूरा होता है ना, उसका आधा पीस भी लड़कियों के लिए तो बहुत है। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं। अगली रेसिपी की तरफ आने से पहले हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज बात हो रही है कि आपको डाइट का फूड किस तरह बनाकर खिलाया जाए। अब आप लोग ये देखें, मेहनत खुद करनी है। मैं भी मुबशरा को ब्रेक में यही कह रही थी कि मेरे साथ सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि मैं रन अराउंड कर रही होती हूँ और मुझे कोई डाइट वाला चीज़ बनाने वाला होता ही नहीं, क्योंकि किसी को आता ही नहीं बनाना। तो अब जारी बात है यही कि अब यहाँ पर आपको मुबशरा बता रही है, तो आप डाइट वाला खाना बना सकते हैं घर पर, और आप खुद भी खा सकते हैं, बल्कि अपने घर वालों को भी खिलाएं। और कुकिंग टाइम सिर्फ नाज़िया बहुत शॉर्ट है। हाँ, 5 मिनट्स 10 मिनट्स शॉर्ट। और दूसरा हाथ से भी देखो, मैं तो इसका मतलब बिल्कुल बदतमीज़ इंसान हूँ ना कि मैं नहीं बनाती हूँ। अच्छा, वो जो क्यूकम्बर का जो अभी इन्होंने डिटॉक्स बनाया था ना, जो जूस था, वो जो है ना चट हो गया ऐसे। अब आप देखें, लोग ये समझ रहे होंगे कि नहीं। मैंने अपने ना यहाँ पर सबको बोला, मैंने इधर जितने भी लड़के हैं ना उन सबको कहा तुम लोग तो पी नहीं सकते हो, एंड दे मेड श्योर कि वो पी सकते हैं। सबने पिया और खुशी से पिया। ठीक है, मिल्क। अब ये कि पानी इन्होंने इसलिए पहले डाला ताकि बिल्कुल जल ना जाए मिल्क, क्योंकि होता है कि मिल्क हमेशा जरा सा अगर आप उसमें डालेंगे भुना हुआ स्मेल आती है, तो डजंट लुक गुड। ये ओटमील सीरियल है जो हम हर जगह मिल सकता है, कहीं इतना स्पेसिफिकली आपको जाके पैसे स्पेंड नहीं करने हैं। इट्स वेरी एडवाइजेबल कि यूटिलिटी स्टोर्स पे चले जाएं, कहीं भी हाँ आराम से मिल जाता है। इसमें हमने पूरे 250 ग्राम्स दलिया डाला, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा हिलाया, और ये मेरा 2 मिनट के अंदर अंदर ओटमील जो है वो तैयार हो जाता है। हाँ। और काफ़ी लोगों को बड़ा मिसगाइड होता है कि ओटमील हमने बनाया तो हमें तो टेस्ट पसंद ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक इट। एग्जैक्टली। होता यही कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पकानी ना आती हो, पता ना हो, तो फिर थोड़ा सा मसला उसमें हो जाता है कि थोड़ा तेज़ करो या नहीं? हाँ जी, थोड़ा सा तेज़ करो।
थोड़ा सा मैं इसको तेज़ करूँ ताकि ये क्विकली इसका बन भी जाए। ऐसे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। देखिए पहले दूध डाला, पहले पानी डाला, फिर दूध डाला और फिर इसमें ओटमील तकरीबन 1 कप पूरा 1 कप जी ऐड कर लिया। ठीक है, सही है। और अब जो है इसको हिला रहे हैं। अब आप ये देखिएगा ये तकरीबन 2 मिनट में बन जाएगा। अच्छा, ओटमील का फ़ायदा क्या क्या होता है? ओह वेरी मच, ओबेसिटी के लिए यूज़ हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, हाइपोथायराइडिज्म, इवन कैंसर पेशेंट्स को भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा कि वो ओह यस अच्छा, यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम गार्निश करेंगे फ्रूट्स और वेजीज से वो भी अच्छा मुफीद है। कुछ लोगों को नमक डाल के बहुत टेस्टी लगता है, कुछ लोग जी बिल्कुल नमक भी डाल सकते हैं, बट इसके अंदर हम थोड़ा सा मॉर्निंग है, इसमें हम स्पाइसेस ज़रा लाइट रखेंगे। अगर लंच या डिनर हो तो उसमें स्पाइसेस अलग होती हैं, तो वो हम दूसरी दफ़ा आपको बताएंगे। बता देंगे वो आपको आफ्टरनून या इवनिंग का थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रा स्टर करें। मैं करती रहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये बिल्कुल उसकी तरह होता है कि ये जो है ना लग जाता है, तो इसमें कंडेंस मिल्क ले लेंगे जी। थोड़ा सा कोई भी कंडेंस मिल्क ले लें, या आप शुगर नहीं डालिएगा क्योंकि ये ब्राउन होगी, और इसमें सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, सिर्फ 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क टेस्ट के लिए, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट को एकदम से उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि ओ जी ओट मिल्क खा रहे हैं तो जी फीका फीका। मैंने तो अपने आप को इतना यूज टू कर लिया कि मैं फीका भी खा लेती हूँ। ड्राई फ्रूट से कोई भी आप ले लें, अगर पिसा हुआ हो पाउडर तो वो भी कर सकते हैं, और भी अच्छा। अदरवाइज हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। ठीक है, अच्छा आप लाइए। मेरे पास और भी दही पड़ी, ये भी डाल दूँ? जी बिल्कुल डालें, थोड़ा ड्राई फ्रूट का मज़ा आएगा ना खाने का। बस नाइस, ठीक है जी। और ये देखिएगा कि ओटमील जो है ये सीरियल है, ये आप सीरियल कहेंगे ना इसको? सीरियल बिल्कुल। सुबह सवेरे आप इसे खाएं, और जो लोग सुबह सवेरे इसको खाएंगे उनका एक पूरा दिन एक तो अच्छा भी गुजरेगा। और हेवी है ये, इट प्रोवाइड्स, अगर आप 250 ग्राम्स का इतना सीरियल बनाएं तो आपको इन बिटवीन स्नैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, भूख नहीं लगती है। अच्छा, सबसे अच्छी ये ऑटोमेटिकली भूख को भी इसलिए ख़त्म कर देता है क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें आपका इतनी ताकत है कि ये इजीली जो है ये इसको आप खा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बाज़ लोग जो इसको थिक इसकी कम करने के लिए वो दूध ऊपर डाल के दूध ऊपर, मगर वो फिर ऊपर ही स्टे करता है, फिर वो आपका ओटमील सीरियल नीचे रह जाता है, दूध ऊपर रहता है। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है बताएं जो हमेशा उल्टा हम कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, हमेशा कुछ ना कुछ। और अभी मैंने जैसा कहा ना, नहीं वो पियेंगे किस तरह, तो पिया गया, मतलब हम सोच रहे होते हैं कि पियेंगे किस तरह, पिया गया भाई। हम क्यों इतनी ज़्यादा जो ये उन सब लोगों के लिए सेगमेंट बहुत अच्छा है जो मुझसे हमेशा पूछ रहे होते हैं क्या डाइट खानी है, पतला किस तरह होना है, क्या चीज़। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इसमें जानते हैं, बिल्कुल गार्निश भी कर लेंगे। और आप हस्बे जायका अगेन बनाना उस पर टॉप करेंगे। एक तो हमने बनाना वाइल्ड कुकिंग बनाया था, ठीक है, और अब हम बनाना और गार्निश करेंगे। गार्निश, अच्छा सही, ठीक है। और ये जो है पूरे, ये देखिएगा बनाना इसमें ऐड भी करेंगे। अच्छा, अब ये देखें कि एक तो लिवर डिटॉक्स या बॉडी डिटॉक्स के लिए हमने स्पेशली आपको क्यूकम्बर का जूस बनाना सिखाया। डॉक्टर मुबशरा ने बहुत अच्छा वो बनाया था और बहुत डिलीशियस भी था, जो मैंने खुद पीकर आपको बताया। उसमें ऐड किया था क्यूकम्बर, 1 क्यूकम्बर था, साथ में क्या था धनिया एंड पुदीना, सिर्फ 1 टीस्पून था, इससे ज़्यादा नहीं था। और साथ ही उसमें ऐड किया था इसमें और क्या था, बनाना, और पूरा चॉप किया था, पेपर और नमक and that's about it. And that's it. अदरक लहसुन तो डाल दिया था, फिर हमने लहसुन अदरक इतना सा डाला था। पर इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम हमेशा बात कर रहे थे जी क्यूकम्बर का हम जूस कैसे बनाएं, आज आपको बता दिया कि किस तरह बनाना है। तो आपने हमेशा जो है ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से वो बनेगी, उसको घर पे ट्राई करके उसको पिए भी। आप ये देखिएगा कि आपके लिए, आई थिंक इसको मैं यहाँ रख देती हूँ तो ये काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट हो जाएगा, कि नज़र आएगा कि ये बना कैसा है। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़ कि आज जो ये ओटमील सीरियल है, इस पे जितने फ़वाइद आपने बताए हैं, एक दफ़ा फिर बता दें। बोन्स के लिए इज़ एक्सीलेंट, ओबेसिटी के लिए, अगर आपको मोटापा ख़त्म करना हो या आपको डाइट प्लान नहीं समझ आती कि ओटमील सीरियल मॉर्निंग के अलावा हम लंच या डिनर पे भी ले सकते हैं, तो इसी तरीके से रेसिपीज़ होती है। बट ये ब्रेकफास्ट का है, तो जो लंच और डिनर होगा उसके स्पाइसेस अलग होंगे, तो वो हम फिर अगले सेगमेंट में बताएंगे कि किस तरीके से हम स्पाइसफुल बना सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और इसको
कितनी मिलीग्राम, यानी हम 300 किलोग्राम्स मतलब 300 mg सॉरी लेनी चाहिए कि उसको किस तरीके से हम कंज्यूम करें, क्योंकि पूरे दिन का होता है 1500 कैलोरीज से लेके 2000 कैलोरीज। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी डाइट फॉलो अप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उससे ये है कि आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इसको किस तरह से बनाना है और खाने के लिए भी ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, हम जो बात करते हैं फाइबर की, अब ओट मील में फाइबर भी मौजूद है जो ईजिली मिल जाएगा। इसमें मिल्क भी आपको मिल रहा है, इसमें आपको जो है बनानास के जरिए आयरन भी मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन B12 D एज वेल, और इसमें मिल्क भी पड़ा है। तो जो अगर किसी को प्रॉब्लम है कैल्शियम की, डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, तो वो इसमें कवर अप इजीली कवर अप हो जाएगा। और साथ ही आप ये देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा कि आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। खैर ये तो ऑप्शन है, कई लोग नहीं इतना महंगा अफोर्ड कर सकते, हम इसलिए दोनों तरह से बात करते हैं। बिल्कुल, बनाना भी डाल दें तो 10 मोर देन वो भी बिल्कुल 2 बनानास हमने ऐड इन किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कोई भी ऐसे सीरियल्स होते हैं लोगों को पता नहीं होता कि उसके अंदर, वो समझते बड़े फीके फीके सीरियल्स हैं कैसे खाएं, उसमें आप हनी या फ्रूट ऐड कर दें। जी बिल्कुल, या कंडेंस मिल्क हो या तो आप ब्राउन शुगर को मिक्स करके आप उसमें जब पकाते वक्त ही डाल दें तो वो टेस्टफुल होता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और मैं दिल कर रहा है ज़रा सा मैं ट्राई भी करूँ उसको, प्लीज़ करें। मैं उसको ज़रा एक ट्राई करके ज़रूर आपको बताती हूँ मैं, ताकि अंदाज़ा हो कि ये कितना ज़्यादा डिलिशियस बना है। मतलब ये है कि हम लोग का टेस्ट बड्स जो हैं हम लोग के ऐसे हैं कि वो इतने स्पाइस हो चुके हैं कि हम लोग को टेस्ट, लेकिन ड्यू टू द रीज़न कि मैंने अपने टेस्ट बड्स को चेंज किया है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए कि मुझे अपना पूरा रूटीन जो है उसको चेंज करना पड़ा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा। अभी तक मैंने पूरा कम्प्लीटली नहीं किया, लेकिन लगता है डॉक्टर मुबशरा के साथ रह रहे कि मुझे वो एनकरेजमेंट मिल रही है कि यस नाज़िया यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज़ वेल। ठीक है, एक सेकंड इसको ट्राई करते हैं। This is very nice. I can feel the taste. Actually, मैं जो ओट मिल बना रही थी उसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया था, और मैंने इसमें बनानास तो डालती थी लेकिन उसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर डबल टाइम अच्छा हो गया। एंड यू सो राइट कि इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना, जितना थिक ही मज़ेदार है। सो ट्रू, आई कैन फील फाइबर एज वेल। अब एक्चुअली ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इज एक्सीलेंट, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पाइल्स की या कॉन्स्टिपेशन की, उनके लिए बहुत अच्छा है। दिस इज सो गुड। आई थिंक देखिए हर चीज़ का तरीका होता है। जिस तरह बाज़ लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी आप सीरियल खाएंगे या फिर आप ओट मिल सीरियल जो अगर आप ले रहे हैं तो इसमें बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम आती है कि हम लोग इतना थिन बना लेते हैं कि वो फाइबर वाला एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इतना थिक बनाएं, इसी तरह बनाएं, इट विल रियली वर्क। यहीं पर आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। बहुत ख्याल रखना है आपने। और मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये ज़रूर बताऊँ कि हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करें, और डॉक्टर मुबशरा आपको बहुत नॉलेज दे रही हैं, तो इस हिसाब से आप ये देखिएगा कि आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे, बट पॉजिटिव चेंज। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा, आपसे फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।